गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है बीएड क्लास का जो है इकाई 3 शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में पियाजे के संज्ञात्मक विकास स्तर सिद्धांत के माध्यम से विकास को समझना, मतलब ये चैप्टर हम लोग जो है पियाजे से रिलेटेड जो है कि सवाल का जो है कि हल करेंगे, समस्याओं का हल करेंगे। साथ में जो पियाजे के बारे में जो हम लोग यहाँ पर जो है पियाजे के सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है कि ये क्लास बीएड सेमेस्टर 1 के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सेमेस्टर 1 में जो है शामिल है और जो भी जो है कि सेमेस्टर 1 में जो है पियाजे के सिद्धांतों को लिखना चाहते हैं, सही ढंग से जो है आंसर करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आप जरूर कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकाई 3 शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास स्तर सिद्धांत के माध्यम में विकास को समझना। ये जो है पूरा चैप्टर जो है, ये चैप्टर जो है पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब हम लोग चाहेंगे कि कम से कम समय में जो ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। तो ये जो है कि 2 घंटा का वीडियो है, ये 2 घंटा में जो है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो है कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग इसके प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का परिचय और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निरर्थक जो पढ़ेंगे, पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करेंगे और उसके बाद जो है संदर्भ ग्रंथ सूची है, निबंधात्मक जो है प्रश्न जो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये सारे जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस चैप्टर का नाम क्या है, इकाई 3 शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास स्तर पर सिद्धांत के माध्यम से विकास को समझना। तो इसको हम लोग आज जो है स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना है, उद्देश्य है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का परिचय है, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षकों द्वारा निहित है, पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं हैं, सारांश है, शब्दावली है, अभ्यासों के प्रश्न उत्तर हैं और साथ में संदर्भ ग्रंथ सूची भी है, कहाँ से इसको लिया गया उस सूची के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और जैसे निबंध है ना, निबंधात्मक जो है कि यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, निबंधात्मक जो है कि सवालों को यहाँ पर जो है कि पूछा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब जो है कि यहाँ प्रस्तावना का जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है इसे हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना में लिखा हुआ है 3.1, मतलब ये जो अध्याय 3 है इसलिए 3.1 लिखा हुआ है। प्रस्तावना 1950 के दशक में स्विस मनोवैज्ञानिक जोय पियाजे ने एक मॉडल दिया जो संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर सिद्धांत है। 1950 के दशक में दिया यह सिद्धांत आज भी मान्य है। जो 1950 के दशक है उसमें जो दिया गया सिद्धांत जो है आज भी जो है कि मान्य है, मतलब लोग आज भी इसको जो उतना ही वैल्यू देते थे जितना कि उस समय देते थे। वर्तमान स्थिति में भी जो है कि ये जो है कि मान्य है, इसे जो है कि माना जा रहा है। पियाजे द्वारा दिया यह सिद्धांत विश्लेषणात्मक ना होकर संज्ञानात्मकवादी है, मतलब ये विश्लेषणात्मक एनालिसिस नहीं है, इसमें जो संज्ञानात्मकवादी है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की बौद्धिक संरचना, मतलब जो विकास के आधार में जो है कि यदि पियाजे के आधार में देखा जाए, पियाजे के अनुसार देखा जाए तो विकास की जो प्रतिक्रिया है व्यक्ति की बौद्धिक संरचना, मतलब उसकी बौद्धिक संरचना जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, बौद्धिक संरचना में जो है कि परिवर्तन होता है। पियाजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत विश्लेषणात्मक ना होकर संज्ञानात्मकवादी है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की बौद्धिक संरचना में परिवर्तन होता है। पियाजे के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि बौद्धिक मतलब हम लोग जो है ज्ञान एक प्रकार से जो बौद्धिक मतलब अंदर का जो हम लोग का जो ज्ञान है, इंटरनल ज्ञान है, उसी को जो है बौद्धिक कहेंगे। जो हम लोग का जो है ज्ञानात्मक है, ज्ञान है, वो सारे बौद्धिक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है बौद्धिक संरचना में परिवर्तन होता है और यह जीव की संरचना और वातावरण की संरचना के आपस में प्रतिक्रिया फलस्वरूप होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो बौद्धिक परिवर्तन होने का जो रीजन है, बौद्धिक परिवर्तन जो होने का जो रीजन है उसका रीजन एक ही मात्र है और वो क्या है, जो पियाजे के अनुसार जो मात्र है वो क्या है, और या जीव संरचना मतलब जीवधारी हैं, और वातावरण जो हम लोग आसपास में देखते हैं, जो सारा वातावरण है, वातावरण की संरचना के आपस में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में कर्मिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पियाजे ने कर्मिक अवस्था में यदि देखा जाए तो 4 अवस्थाएं जो है कि कर्मिक विकास की संरचना के अनुसार पियाजे ने 4 अवस्था बताई है। अब देखते हैं क्या क्या अवस्था है, क्या क्या है, उस सारे चीज़ को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं बाल्य अवस्था एवं विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो जिसमें एक पश्चात दूसरे स्तर पर व्यक्ति जाता है
हाँ, यहाँ पर जो है कर्मी विकार के चार भागों में बांट दिया गया। उसको भी आगे पढ़ते हैं और कहीं देगा, जिसमें एक के पश्चात दूसरे स्तर के व्यक्ति जाता है और इस प्रकार का संज्ञात्मक विकास होता है। प्रस्तुत अध्याय में बालक के शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में होने वाले विकास को पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। हम लोग जो प्रस्तावना बताया गया है उसके अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विकास, जो बच्चों का जो विकास के बारे में जो दिया गया है उसके सिद्धांतों के बारे में हम लोग नीचे जो है कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है कि यहाँ पर पियाजे का जो उद्देश्य क्या है ना, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पहले उद्देश्य क्या, इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप जब इस अध्याय को हम लोग जब अध्ययन कर लेंगे उसके पश्चात हम लोग के पास होगा संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया का व्याख्या कर सकते हैं। जो संज्ञात्मक विकास है उसका हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांतों के स्तरों को बता सकते हैं, मतलब जो सिद्धांत पियाजे ने दिया है उसको हम लोग जो है कि यहाँ पर बता सकते हैं। पियाजे द्वारा वर्णित पदों की व्याख्या कर सकते हैं। जो भी पियाजे के द्वारा लिखा हुआ या बताया गया जो भी चीज़ है और जो भी पद है, जो भी लिखा हुआ वक्तव्य है उसको हम लोग जो है यहाँ पर जो है कि हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में कक्षा में दिए जाने वाले ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। जो विभिन्न कक्षाओं में जो है, जैसे क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया, क्लास 5 हो गया, तो उसमें जो है कि अलग अलग प्रकार की जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, अलग अलग प्रकार की अवस्था में अलग अलग चीज़ जो होती है, सिलेबस की जो कर्म होती है, वो सारे बातों को हम लोग यहाँ पर जो है कि पढ़ेंगे। पियाजे द्वारा दिए सिद्धांतों के अनुशंसाओं का वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है, पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है जिसने सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। छठा चीज़ हम लोग यहाँ सीख सकते हैं, पियाजे द्वारा दिए सिद्धांतों का शिक्षण के दौरान उपयोग कर सकें। मतलब पियाजे का सिद्धांत को शिक्षण के दौरान, मतलब जब हम लोग शिक्षा देने के लिए जाएंगे उस समय इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो चैप्टर की यहाँ पर हम लोग की शुरुआत एक प्रकार से हो गया। हम लोग प्रस्तावना पढ़ लिए, अब जो है कि यहाँ पर प्रस्तावना के बाद उद्देश्य पढ़ लिए कि इसको पढ़ने के बाद हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो है कि क्या जानकारी मिलेगा, ये सारे बातें जो है कि हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3.3 संज्ञात्मक विकास सिद्धांत व परिचय। देखिए यहाँ पर जो संज्ञात्मक विकास के बारे में बात किया गया, संज्ञात्मक विकास का परिचय। तो संज्ञात्मक विकास का परिचय देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1950 के दशक में स्विस मनोवैज्ञानिक जो पियाजे ने एक मॉडल दिया जो संज्ञात्मक विकास या बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में संबंधित है। मतलब संज्ञात्मक विकास या बौद्धिक विकास, संज्ञात्मक विकास और बौद्धिक विकास यहाँ पर जो है कि हम लोग एक ही कर सकते हैं। जो पियाजे 1896 से 1980 द्वारा, मतलब कि जो यहाँ पर जो इनका जो उम्र बताया जा रहा है, मतलब इनका जन्म और जो इनका जन्म जो है, हाँ जन्म ही जो बताया 1896 इनका जन्म हुआ और निधन जो है 1980 में हो जाता है। यहाँ पर जो पियाजे का जो है कि जन्म के बारे में बताया जा रहा है, तो 1896 में जन्म होता है और 1980 में इनका जो निधन हो जाता है। तो उसको जो है कि हम लोग साइड करते हुए पढ़ते हैं। जो पियाजे द्वारा दिए गए इस सिद्धांत की वर्तमान समय में भी सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों रूप में लिया जाता है। मतलब जो सिद्धांत दिया गया उसको जो है कि आज भी उसी तरह लिया जाता है जिस प्रकार से पहले लिया जाता था। पियाजे के सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बालक एक मनोवैज्ञानिक है। देखिए यहाँ पर जो पियाजे बोलता है कि बालक जो है एक वैज्ञानिक है। मतलब पियाजे का जो सिद्धांत जो दिया गया है उसमें उनका मानना है कि जो भी बालक होता है वो बालक जो है वैज्ञानिक होता है। वो बालक क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। कम उम्र में बालक की वैज्ञानिक खोज उनकी संज्ञात्मक क्षमताओं के कारण सीमित होती है, क्योंकि उसमें विकास अभी तक होता है, परंतु हर एक अवस्था में बच्चे सक्रिय रूप से इस संसार को खोजने का प्रयास करते हैं। मतलब जो हर रूप में सक्रिय रूप से जो है इस संसार में होने वाले हर एक घटनाओं को, संसार में होने वाले हर एक स्थिति परिस्थिति को जो है खोजने का प्रयास जो है एक बच्चा करता है। यहाँ पर ये पियाजे जो है लिखा। पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1896 में। इनकी जो है कि देहांत कब हुआ था, निधन कब हुआ था? तो 1980 में। पियाजे ने जो है कि यहाँ पर क्या दिया था? 4 प्रकार के सिद्धांत दिए थे और 4 प्रकार के सिद्धांत हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। बालक जो है, और उस बालक ने क्या कहा बच्चों को? बालक जो है वैज्ञानिक होता है। बालक जो भी बालक होता है वो वैज्ञानिक होता है। कम उम्र में बालक की वैज्ञानिक खोज उसकी संज्ञात्मक क्षमताओं के कारण सीमित होती है। जो संज्ञात्मक क्षमताएं हैं वो जो है उसकी जो परिपक्व ना होने के कारण से जो है सीमित होती है, क्षमताओं के कारण सीमित होती है, क्योंकि उसमें विकास अभी तक होता है, परंतु हर एक अवस्था में बच्चे सक्रिय रूप से संसार की खोज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि हर एक उम्र में जो है बच्चे जो है कि संसार को समझने का, संसार
कार्य खोजने का, संसार में जो हो रही घटनाओं को जानने और समझने और बताने का जो है कि हर प्रकार की जो है कोशिश करता है। मतलब तारे जो है दिखता है तो तारे के बारे में जानना है, तारा का जो है कि उद्गम के बारे में जानना है, यदि सूर्य दिख रहा है तो सूर्य के बारे में जानना है, पृथ्वी के बारे में सुना तो पृथ्वी के बारे में जानना है, पेड़ पौधे कैसे लगते हैं उसके बारे में जानना है। मतलब हर एक चीज़, जैसे पेड़ पौधे के बारे में जगदीश चंद्र बसु ने जो है खोज किया था, केपलर ने ग्रहों के नियम को दिया था। इस प्रकार के यदि देखा जाए तो केपलर जिस प्रकार से ग्रह का नियम दे दिया है ना, जो इन सारे बातों को जो समझना चाहता है कि आखिर कौन सा नियम दिया, कैसे नियम दिया, या मतलब जैसे जिज्ञासा को शांत करते जाइएगा तो पूछते ही जाएगा और वो एक वैज्ञानिक से कम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर पियाजे ने जो है कि बच्चे को वैज्ञानिक का रूप माना है। यदि बच्चा कुछ भी देखता है तो पूछने का काम करता है, और जो है कि साइंटिस्ट जो कुछ भी देखता है तो उसमें जो है कि समझने का प्रयास करता है कैसी घटनाएं क्यों होता है। जैसे कि न्यूटन ने जो है कि आइजैक न्यूटन के ऊपर क्या कहते हैं एप्पल गिरा तो उसने जो एप्पल के बारे खोज किया। उसी प्रकार बच्चा जो है कि पेड़ देखता है तो पेड़ के बारे जानना चाहता है, घर देखता है तो घर के बारे जानना चाहता है, तारे देखता है तो तारे के बारे जानना चाहता है, सूर्य देखता है तो सूर्य के बारे जानना चाहता है, कुछ भी देखता है तो उसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन उसके जो संज्ञानात्मक विकास कम होने के कारण से वो जो है कि एक सीमित काम जो है कर पाता है। आगे देखते हैं। पियाजे का यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर कर्मिक सिद्धांत है। इसको पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास को हम लोग कर्मिक सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि कर्मबद्ध स्तरों पर, कर्मिक मतलब क्या, कर्मबद्ध मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग कोई सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे हम लोग घर में कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसमें क्या है, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरा सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद छठा, और जितना भी सीढ़ियाँ है उसको जो धीरे 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 जो हम लोग चढ़ते चल जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास जो है, जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो विकास है वो जो है यहाँ पर कर्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उसे जो कर्मिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कर्मबद्ध तरीके के से आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि कर्मबद्ध स्तरों पर संज्ञा के गुणात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। यद्यपि बालक की निपुणता का विकास प्रत्येक स्तर पर उसके पिछले स्तर के आधार पर ही चित्रित होती है। मतलब जो भी बालक है उसका जो पुराना मतलब उसका बैकग्राउंड, उसका जो स्तर को देखते हुए जो है जो भी चित्रित होता है, जो भी मन में आता है, वो सारे जो है कि उसके पीछे के ज्ञान से या पीछे के उनके शारीरिक परिवर्तन के या फिर सारे चीज़ को देखते हुए ही जो है चित्रित किया जाता है। अर्थात जिस तरह का विकास पिछले स्तर पर हुआ है, मतलब शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक जिस प्रकार का विकास जो है पिछले स्तर में हुआ है, वो सारे बातों को जो है कि यहाँ पर जो है कि मतलब देखते हुए जो बच्चों पर देखा जाता है। अद्यपि बालक की निपुणता विकास प्रत्येक स्तर पर उसके पिछले स्तर के आधार पर ही चित्रित किया जाता है। अर्थात जिस तरह का विकास पिछले स्तर पर हुआ है, नई स्तर का विकास उसका आधारशिला है। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के समय क्या होता है, घर बनाने के समय में हम लोग बुनियादी बनाते हैं। यदि बुनियादी कमजोर है तो घर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यदि बच्चे का जो है बुनियादी देखा जाता है, बच्चे का जो विकास देखा जाता है, बच्चे का जो बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो किस प्रकार का जो प्रगति किया है, वो जो उसका आधारशिला, वो एक आधार रखा हुआ है, उसी आधारशिला में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कि बच्चा आगे बढ़ेगा। अर्थात पिछले स्तर का विकास नई निपुणता के लिए आधारशिला का कार्य करती है। साथ ही ये विशेषताएं उन विशेषताओं से भिन्न होती है जो बालकों के पिछले स्तर के प्रदर्शित और प्रमाणित करती है। अतः वे व्यक्ति जो इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वे यह विश्वास करते हैं कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में अचानक अंकुरित होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा रखनी चाहिए। वह किवारंत और निवांत विकास की है। पियाजे का सिद्धांत विस्तृत रूप से क्षेत्र प्रधान, मतलब पियाजे का जो सिद्धांत है वह क्षेत्र प्रधान, एक एरिया विशेष में है। एक एरिया विशेष को ध्यान पर रखते हुए जो है पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया है। पियाजे का सिद्धांत विस्तृत रूप से क्षेत्र प्रधान है, जो इस बात की भविष्यवाणी करता है कि वे बच्चे जो एक क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास दिखाते हैं उन्हें तुल्यवधिक से दूसरे क्षेत्रों में भी संज्ञानात्मक विकास का प्रकट करना चाहिए। मतलब एक क्षेत्र में यदि संज्ञानात्मक विकास दिखाते हैं तो दूसरे क्षेत्र में भी जो उनको जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित जो है करना जरूरी है। हालांकि बच्चे सभी क्षमताओं पर समान रूप से दक्षता प्राप्त करने प्रतीक नहीं होते हैं। मतलब जो बच्चा जो हर एक कार्य को जो करना चाहे ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि बच्चे सभी क्षमताओं पर समान रूप से दक्षता, मतलब काम तो कर सकता है लेकिन दक्षता मतलब उसमें जो योग्यता जो है ऐसी चीज़ जो है नहीं भी हो सकती है। इसके लिए पियाजे प्रोत्साहित करते हैं कि यद्यपि सभी क्षेत्रों में योग्यताएं समान साथ साथ विकसित होती है, फिर भी एक योग्यता का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में होने और इसके बाद इसका प्रदर्शन अन्य क्षेत्र में होने वाले समय लगता है। पियाजे इस संकल्पना का नाम
हाँ, पियाजे इस संकल्पना का हीरोस्टल डेंसिबल का नाम देते हैं। प्रदर्शन के स्तरों पर अस्थायी अंतर जो कि एक बालक के विमानतक संज्ञात्मक क्षेत्रों या गतिविधियों में किसी एक विकास के स्तर पर प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में विकास प्रायः क्षेत्र सामान्य होते हैं, मतलब जो विकास होते हैं वो क्षेत्र सामान्य होते हैं। एक बच्चा जिसमें गणित और भाषा दोनों के तुलनात्मक स्तर पर प्रदर्शन करने का क्षमता है, फिर भी इन दोनों में से किसी एक विषय में कुछ हद तक उस स्तर के प्रदर्शन का विलम्ब हो जाता है। मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति लड़का है, एक ऐसा बच्चा है जो गणित में भी अच्छा कर सकता है और जो है भाषा में भी अच्छा कर सकता है, इसके बावजूद भी जो है कि वो जो है किसी एक खास विषय की ओर जो है चल जाता है। अब आगे देखते हैं। जब तक कोई विकसित योग्यता पूरी पकड़ नहीं बना लेती, अतः शिक्षक विद्यार्थियों से एक समय में कई क्षेत्रों में समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब जब तक ये जो है कि बच्चा जो है कि पकड़ नहीं बना पाता है, किसी खास विषय में पकड़ नहीं बना पाता है, तब तक एक शिक्षक जो है विद्यार्थी पर एक खास अपेक्षा जो है कि एक मनोकामना या अपेक्षा या मतलब कि आशा जो है उम्मीद जो है नहीं लगा सकता है, जो भले ही समान संज्ञात्मक स्तर का उपस्थिति हो। पियाजे के सिद्धांत कुछ संकल्पनाएं दी गई है। पियाजे का सिद्धांत जो है कि हम लोग पहले ही से बोल रहे हैं कि 4 भागों में बांटा था, अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पियाजे के सिद्धांत कुछ संकल्पनाएं दी गई है। यहाँ 4 संकल्पनाएं वर्णित की जाएगी जो संज्ञात्मक विकास की विशिष्ट प्रक्रिया हैं। वे हैं अनुकूलन। देखिए पहला जो है अनुकूलन जो दिया गया है, अनुकूलन। दूसरा क्या है, आत्मसत्ताकार, मतलब आत्मसत्ताकार मतलब अपना आत्मा से। उसके बाद जो है कि तीसरा है समझन या सामांय, मतलब समझने की प्रक्रिया कर सकते हैं इसको। और चौथा जो है समतुल्य। पहला हो गया अनुकूलन, पहला क्या हो गया, अनुकूलन। पहला जो है अनुकूलन हो गया, दूसरा आत्मसत्ताकार हो गया, फिर जो है समझने की प्रक्रिया मतलब सामांय से हो गया, फिर जो है कि समतुल्य हो गया, चौथा जो है कि समतुल्य हो गया। अब हम लोग जो है कि अनुकूलन में सबसे पहले आते हैं। अनुकूलन के बारे में जो है कि पियाजे ने क्या कहा है, इसके बारे में यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। अनुकूलन जो पियाजे का पहला सिद्धांत है, जो अनुकूलन दिया गया, जो भाग में बांटा गया उसे अनुकूलन दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मनोविज्ञानी संरचना व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति में के कर्म में बालक वयस्क भी का वातावरण के अनुसार मानसिक संरचना को रूपांतरित करने की प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। जैसे बालक धीरे धीरे जो है कि वातावरण के अनुसार से मानसिक संरचना में रूपांतरित, मतलब क्या है, जो छोटा बच्चा है तो कुछ कम शब्द जानते हैं पढ़ने के लिए, एक बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो है कि बहुत सारे शब्दों को पढ़ने लगता है, और बहुत बड़ा हो जाता है तो और बहुत सारी चीज़ों को जो है जानने लगता है। यहाँ पर वही चीज़ है कि मानसिक परिवर्तन होता है। जब छोटा है तो कम जो है उसकी बौद्धिक क्षमता होती है, बड़ा होता है उसका बौद्धिक क्षमता जो है कि बढ़ती है। दूसरे शब्दों में बालक और के वातावरण के मध्य चलने वाली या परस्पर क्रियाएं के द्वारा प्राप्त समतुल्य को पियाजे ने अनुकूलन का नाम दिया। मतलब जो है कि ये जो प्राप्त प्रक्रिया चलती है उसको जो अनुकूलन का नाम जो है कि पियाजे ने दिया है। अनुकूलन की प्रक्रिया में 2 मूल प्रतिक्रिया सम्मिलित रहती है, एक आत्मसातकरण और दूसरा है समझन या सामांय। तो पहला देखते हैं आत्मसातकरण क्या है। आत्मसातकरण तब होता है जब लोग अपनी मौजूदा बौद्धिक संरचना का प्रयोग संसार बाह्य जगत को समझने के लिए करते हैं। मतलब बाह्य जगत मतलब क्या, संसार के बाहरी परत को जो है कि बाहरी चीज़ को जो समझने का जो प्रयास करता है उसे बाह्य कर सकते हैं। आत्मसातकरण में किसी नई चीज़ को समझने का प्रयास पूर्वधारित ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मतलब आत्मसात जो है पूर्व ज्ञान जो पहले से जो ज्ञान है उसके आधार पर जो समझने का जो है प्रक्रिया है और जो समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें नई सूचनाओं को मौजूदा बौद्धिक संरचनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो नई सूचनाएं हैं उसे बौद्धिक क्षमताओं से जोड़ देने की जो है काम जो है किया जाता है आत्मसातकरण में। अब जो है पॉइंट नंबर 2 है समझन तब प्रारंभ होता है जब व्यक्ति अपनी पूर्वधारित मानसिक परिस्थिति को नए वातावरण के साथ समतुल्य स्थापित करने के लिए परिवर्तित करता है, या नई सूचनाओं के साथ मौजूदा मानसिक पद्धतियों के बदलाव या फिर नई पद्धति के निर्माण में संबंधित है। व्यक्ति द्वारा अपनी बौद्धिक संरचना में वातावरण की आवश्यकता के अनुसार समायोजन या परिवर्तन करना सामान्य है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। समतुल्य क्या है, पियाजे के अनुसार व्यवस्थीकरण, आत्मसत्तीकरण और समझनीकरण को एक जटिल संतुलन स्थापित करने
वाले कार्य के रूप में देखा जाता है। इस सिद्धांत के चिंतन में वास्तविक परिवर्तन का समतुल्य की प्रक्रिया में होती है। समतुल्य उस क्रिया को कहते हैं जो समतुल्य स्थापित करने का प्रयास करता है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो समतुल्य माने इक्वालिटी लाने का जो है काम करता है, समतुल्य माने बराबर करने का काम करता है, उसी को हम लोग यहाँ पर जो है समतुल्य कहते हैं। या आत्मसत्ताकरण और समझन की प्रक्रियाओं का समतुल्य स्थापना का स्थापित करता है, मतलब उसको कंट्रोल करने का जो एक प्रकार से किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का जो काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है प्रश्न है, प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कब दिया था? पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कब दिया था, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर करिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कब दिया था? क्वेश्चन नंबर 2, अनुकूलन की प्रक्रिया में किन दो मूल प्रक्रिया सम्मिलित किया जाता है? मतलब जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उसमें किन दो मूल प्रक्रियाओं का जो है कि यहाँ पर जो है संतुलित या सम्मिलित जो है किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। अब हम लोग जो है कि 3.4 जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसका कोई प्रक्रिया होगा, तो उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का जो है प्रयास करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का क्या प्रक्रिया है, मतलब कौन सा प्रक्रिया जो है कि हम लोग करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। पियाजे के अनुसार वह मुख्य प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है सामी धारण कहा जाता है। जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसे कौन सा धारण कहा जाता है? सामी धारण के नाम से भी जाना जाता है, उसको जो है सामी धारण के नाम से जाना जाता है, जो कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण की मांग के साथ समतुल्य स्थापित करता है। मतलब क्या, संज्ञानात्मक संरचना के साथ साथ वातावरण के साथ जो है कि एक प्रकार से समतुल्य मतलब इक्वलिटी या कंट्रोल जो है स्थापित करता है। बच्चे जैसे बाह्य जगत के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं तब वे नई स्थितियों को अपनी पूर्ण धारित धारणाओं विचारों को बाह्य जगत के विषय में होती है या यह बाह्य जगत उसके अनुसार जैसा होना चाहिए उसके समान नहीं पाते हैं। जो संज्ञानात्मक संरचना में असंतुलन हो जाता है और वह फिर बौद्धिक संरचना को संतुलन बनाने का प्रयास करता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति इसी बौद्धिक संतुलन, असंतुलन और पुनः संतुलन की प्रक्रिया। मतलब क्या है कि कभी संतुलन हो गया, कभी असंतुलन हो गया। मतलब कोई हम लोग काम करते हैं तो काम में ही जो है कि हम लोग जो है कभी कभी संतुलन खो बैठते हैं, फिर जो है कि हम लोग जो है कि प्रयास में जो हम लोग संतुलन लाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कभी कभी असंतुलन हो गया, फिर जो है संतुलन हो गया, फिर जो है असंतुलन हो गया, ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो यहाँ पर लिखा है संतुलन, असंतुलन या पुनः संतुलन जो है प्रक्रिया है। मतलब ये जो है कि प्रक्रिया क्या है कि पहले असंतुलन हो गया, पहले संतुलन है ना, बौद्धिक संतुलन है मतलब कि दिमाग कंट्रोल में चल रहा है, बौद्धिक संतुलन हो गया, फिर जो है संतुलन हो गया और फिर जो है कि पुनः संतुलन की प्रक्रिया है। जैसे एक वयस्क उस जीव के लिए बिल्ली शब्द का प्रयोग करता है जिसे बच्चा कुत्ता समझता है। मतलब क्या है कि एक जो है कि बच्चा है वो जो है कि बिल्ली को कुत्ता समझता है। लोग जो है कि वहाँ पर जो बिल्ली शब्द का यदि प्रयोग करेगा तो बच्चा क्या समझेगा कि बच्चा जो सही समझेगा कुत्ता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो तो बिल्ली के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों में जो है कि विभेद हो जाते हैं। जैसे एक वयस्क उस जीव के लिए बिल्ली शब्द का प्रयोग करता है। एक वयस्क जीव जो है माने वयस्क मतलब कि जो है कि मतलब 18 से ऊपर के जो उसको वयस्क कहा जाता है, वो जो है बिल्ली शब्द का प्रयोग जिसे बच्चा कुत्ता समझता है। एक वयस्क उस जीव के लिए बिल्ली शब्द का प्रयोग करता है जिसे बच्चा कुत्ता समझता है। मतलब जिसको कुत्ता समझता है उसके लिए जो एक वयस्क जो है कि उसको बिल्ली कहता है, क्योंकि वयस्क की पूर्ण धारणाओं से वह जीव बिल्ली से मिलता है, जबकि बच्चे की धारणाओं में वह विशेषताएं कुत्ते की होती है। मतलब बोल रहा है कि ये बिल्ली है लेकिन बच्चा कुत्ता चल रहा है, कुत्ता सोच रहा है तो मतलब कि यहाँ पर कुत्ता चल रहा है और जो वयस्क वाला बोल दिया बिल्ली चल रहा है। तो ये जो है कुछ प्रकार के भेद हो गए हैं। यहाँ वयस्क द्वारा बिल्ली बताने पर बौद्धिक संरचना में असंतुलन हो जाता है। मतलब क्या है, अब जो है कि बच्चा तो बिल्ली को कुत्ता समझ रहा था, कुत्ता को बिल्ली समझ रहा था, तो क्या एक प्रकार से असंतुलित हो जाएगा, तो फिर उसको जो पुनः संतुलन में लाया जाएगा। परंतु वयस्क के अनुकरण के माध्यम से, मतलब वयस्क के जो है कि बातों को मानते हुए उसका अनुकरण करते हुए आत्मसत्तीकरण मतलब आत्मा अपना विचार करेगा, करते हुए बच्चा संतुलन को प्रयास करेगा। मतलब बच्चा जो है कि बोलेगा, जैसे बड़ा वाला जो वयस्क आदमी है वो बोलेगा नहीं देखो ये जो है कि बिल्ली है, तो क्या है कि बड़ा सा बिल्ली तो हो नहीं सकता, तो छोटा सा बिल्ली दिखाएगा है ना, तो उसमें जो है बोलेगा ये बिल्ली है, तो फिर बच्चा क्या है कि संतुलित होगा और बोलेगा नहीं वो वाला कुत्ता था और ये वाला जो है बिल्ली है।
अनुकरण के माध्यम से आत्मसत्तीकरण करते हुए बच्चा संतुलन का प्रयास करता है और अपनी बौद्धिक संरचना में बिल्ली की विशेषताओं आत्मसात करता है। मतलब अभी तक जो से कुत्ता समझ रहा था उसको अब बिल्ली की संरचनाओं के, बिल्ली की विशेषताओं के बारे में जो है आत्मसात करता है, मतलब ज्ञान को प्राप्ति करता है बिल्ली के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी बौद्धिक संरचना में बिल्ली की विशेषताओं को आत्मसात करता है और पुनः संतुलन स्थापित करता है। मतलब संतुलन तो फर्स्ट में भी था जब वो बिल्ली को कुत्ता समझ रहा था, और जो है कि अब जो है कि संतुलन में लाया और वो पुनः संतुलन असंतुलित हो गया है ना, और जो है कि फिर पुनः संतुलित हो गया। हमारा पहला जो है कि सोच रहा था उस समय भी संतुलन में था एक प्रकार से, ये देखा जाए तो उसको तो यही लग रहा था कि यही सही है, तो संतुलन था। फिर जब कि वैक्स के द्वारा बताया गया तो असंतुलित हुआ। असंतुलित होने के बाद जो है कि पुनः जो है कि फिर जो है कि समझाया गया कि ये देखो ये बिल्ली है, तो फिर जो है कि पुनः संतुलित जो है कि होने का कार्य किया। हर ज्ञान के लिए यही कर्म चलता है, हर ज्ञान के लिए जो है यही कर्म जो है चलता है। जितना भी प्रकार का ज्ञान है इसी कर्म में चलता है कि हम लोग सोचते हैं कुछ है, होता कुछ है, फिर जो पुनः जो है कि उसको जो है सोच साच के जो है कि जान के ज्ञान को प्राप्ति करके एक हो जाता है। अब यहाँ पर हमको जो है कि सवाल नंबर 3 को जो है कि आप लोग को हल करना है, और ये सवाल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन ज्ञान की प्राप्ति यही बिल्ली और कुत्ता वाला जो है बात है ना। संतुलन, देखिए संतुलन, असंतुलन, पुनः संतुलन के माध्यम से जो है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं 3.5 पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं। यहाँ पर जो है पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञात्मक विकास की जो अवस्थाएं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है। कितने दी अवस्थाएं दी है? 4 अवस्थाएं दी है। संज्ञात्मक विकास का जो है कि पियाजे ने कितना दिया है? 4 अवस्थाएं जो है तालिका में दिया गया। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के स्तर, मतलब आयु के साथ, उम्र के साथ जो है कि यहाँ पर बताया गया 4 धारणाएं, 4 विचार जो यहाँ पर बताया गया। देखिए पहला बात है स्तर, देखा जाए तो संवेदी पेशीय अवस्था। पहला जो है 0 से 2 वर्ष जो है संवेदीय पेशीय अवस्था है, और उसके बाद जो है उसके बाद जो देखा जाए पूर्ण संज्ञात्मक अवस्थाएं 2 से 7 साल के लिए है। मूर्त संज्ञात्मक व्यवस्था जो है 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक संज्ञात्मक अवस्थाएं जो 11 वर्ष से लेकर वैक्स होने तक, जब तक वो वैक्स नहीं हो जाता है तब तक है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? पियाजे ने अपने सिद्धांत को संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, संज्ञात्मक विकास जो है उसकी 4 अवस्थाएं जो है कि यहाँ पर जो है कि पियाजे ने दिया है। 4 अवस्थाएं का जो 4 अवस्थाएं जो है संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं यहाँ पर चार्ट में लिखा हुआ है, जिसने जो पियाजे ने दिया। 4 अवस्थाएं क्या? संवेदी पेशीय अवस्थाएं, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्थाएं, मूर्त संज्ञात्मक अवस्थाएं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। पहले संवेदी पेशीय अवस्थाएं, तो उसके बाद है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्थाएं, फिर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, और जो है चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। ये 4 प्रकार हैं। और इसमें से यदि संवेदी पेशीय अवस्था को देखा जाए तो जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है, और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्थाएं यदि देखा जाए 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखा जाए तो 7 से 11 साल होता है। औपचारिक संज्ञात्मक व्यवस्था देखा जाए तो वो जो है 11 वर्ष से वैक्स होने तक होता है। जब तक बच्चा वैक्स नहीं हो जाता है तब तक होता है। ये संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे द्वारा जो है कि 4 अवस्थाएं का जो है यहाँ पर वर्णित किया गया है। पियाजे के द्वारा जो संज्ञात्मक व्यवस्था कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तब जो है कि हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए संवेदी पेशीय अवस्थाएं। संवेदीय पेशीय अवस्थाएं क्या है? तो 0 से 2 वर्ष तक जो है संवेदीय पेशीय अवस्थाएं होती है। संवेदी पेशीय अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक होती है। संवेदीय पेशीय अवस्थाएं जो है 0 से 2 वर्ष तक होती है। संवेदीय पेशीय अवस्था शेषवाकालीन अवस्था है जो जन्म के साथ ही प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक की आयु तक रहती है। मतलब जन्म लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जो 2 वर्ष होता है उस समय जो संवेदीय पेशीय अवस्थाएं होती है, ये कार्य जो है शेषवाकालीन के समय में होता है। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है। ये जो है शेषवाकालीन में चलने वाला है। बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने के 2 वर्ष तक होता है तब तक ये जो है चलता है। संवेदीय पेशीय अवस्था शेषवाकालीन अवस्था है जो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके साथ प्रारंभ हो जाता है और 2 वर्ष तक की आयु तक चलती रहती है, और जो 2 वर्ष तक जो है चलती रहती है। जन्म के पश्चात शिशु के कुल सहज प्रक्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं को एक प्रक्रिया प्रणाली होती है, या उन सहज
सहज क्रियाओं से प्रारंभ होकर वातावरण में आने वाले नई चीज़ों के साथ जटिल क्रियाओं की ओर बढ़ती है। दैनिक जीवन में हम सभी के समक्ष प्रतिदिन कुछ नई परिस्थितियां आती रहती है। जन्म के पश्चात बालक के लिए नई परिस्थितियां की आवृत्ति कुछ अधिक हुई होती है, क्योंकि वातावरण के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं अभी तक हुई नहीं है। अतः बालक की मस्तिष्क वातावरण में कई नई स्थितियों का सामना करता है। जैसे बालक का जो है कि कभी जो जन्म लिया तो जन्म लेने से पहले तो इस वातावरण में नहीं ना था, तो इस वातावरण की क्या समस्याएं हैं, क्या जो है कि अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, या क्या मतलब हो सकता है, किस तरह विकास होता है, इस प्रकार की बातें जो बच्चे को किसी प्रकार का बोध ही नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसको जो है कि अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। विकास के लिए भी समस्याएं, सारी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वातावरण के साथ जो उचित व्यवहार और जो है कि रहना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जो है वातावरण को समझता है, वातावरण के साथ चलता है, वातावरण के सारे जो है आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इसी बारे में बात किया गया, वातावरण में कई नई स्थितियाँ का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है नई नई स्थितियाँ जो है कि उसको जो सामना करना पड़ता है, और इस परस्पर प्रक्रिया के साथ बालक का संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था में होने लगता है। और जो संज्ञानात्मक विकास जो है कि वो जो है शैशवावस्था में होने लगता है। इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थापित नहीं रहता। इस अवस्था में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की स्थिति में रहती है। अर्थात जिस वस्तु का बालक देख नहीं पाता या जिस वस्तु को बालक के सामने हटा लिया जाता है, वह वस्तु उसके लिए अस्तित्व में नहीं रहती है। मतलब जो बालक के सामने जो दिख रहा है वो अस्तित्व में है, मतलब वो है, और जो नहीं दिख रहा वो जो है दुनिया में है ही नहीं। ऐसा जो है कि मन में जो है किसका रहता है, चलता है, ये जो है बालक के मन में चलता है। शिशु प्रत्यक्ष में जिन वस्तुओं को देख पाता है उन्हीं के प्रति अपने व्यवहार का प्रदर्शन कर पाता है। मतलब जो वस्तु जो है कि बच्चा देख पाता है उसी के प्रति जो है कि बच्चा जो व्यवहार करता है। जिस वस्तु को नहीं देख पाता है उसके लिए किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक शिशु को कोई खिलौना दिखाया जाता है, मतलब उदाहरण के लिए यहाँ पर लिया गया है कि एक शिशु को जो है कि खिलौना दिखाया जाता है तो वह उस खिलौनों के लिए, उस खिलौना के लिए चेष्टा करता है। मतलब यदि बच्चा के पास जो है खिलौना दिखाया गया है तो उस खिलौना को लेने का जो है चेष्टा करता है, मतलब उम्मीद करता है, लेने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। ये सारी बातें जो है कि एक बच्चा करता है। यदि उसको दिखाया जाए, वो देखा जाए या दिखाया जाए या दिख जाए तो उसको जो लेने का प्रयास करता है ना। परंतु वह खिलौना छिपा दिया जाए तो शिशु की कोई प्रतिक्रिया या चेष्टा उस खिलौने से नहीं होती। और यदि उस खिलौने को यदि हम लोग हटा देते हैं, छिपा देते हैं, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको जो है गया तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अस्तित्व में था ही नहीं। इस प्रकार की बातें जो है कि बात जो है कि बच्चे के दिमाग में चलता है। तो शिशु को कोई प्रतिक्रिया चेष्टा खिलौने के लिए नहीं होती है, क्योंकि वह खिलौना अब उसके लिए अस्तित्व में नहीं है। मतलब वो जो है कि है ही नहीं है, कहीं नहीं है, खत्म हो गया, मतलब वो जो है कि गायब हो गया। मतलब कि उसके जीवन में, उसके मतलब कि संसार में वो अब खिलौना कहीं है ही नहीं। इस प्रकार की बातें जो है कि शिशु के मन में चलता है। इस अवस्था में शिशु का स्कीमा इस रूप में विकसित नहीं होता है कि वह प्रत्यक्षीकरण क्षेत्र के बाहर की वस्तुओं के प्रति अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करें, परंतु संवेदी पेशी अवस्था के उत्तरार्ध में बालक में वस्तु स्थापित का विकास हो जाता है और वह प्रत्यक्षीकरण सीमा के बाहर में वस्तुओं के लिए चेष्टा करता है। उदाहरण, यदि 1.5 साल के बच्चे को कोई खिलौना यदि छिपा दिया जाए तो बालक उस खिलौने के लिए चेष्टा करता है। मतलब जो है कि अभी तक जो छोटा बच्चा के सामने जो खिलौना दिखाया जाता था तो उसको लेने के लिए, उसको छीनने के लिए, उसको देखने के लिए प्रयास करता था, लेकिन उसको छिपा दिया जाता है तो उसको कोई फिर चेष्टा नहीं किया जाता है। ये छोटा सा बालक था, लेकिन 1.5 साल का बालक को आप जो खिलौना दिखा दीजिए, और खिलौना दिखाने के बाद आपको जो है कि यदि उस खिलौना को छिपा देते हैं तो उस खिलौना को चाहता हुआ वो खिलौना को लेना चाहता है, वो खिलौना को देखना चाहता है, और जो इसके कारण जब उसको नहीं मिलता है तो बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो है रोने लगता है। मतलब रो रो के जो है कि अपना रोष प्रकट करता है, और खिलौना अंतिम में उसको जो है कि आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये छोटा बच्चा के साथ ऐसा नहीं है। इस अवस्था के प्रारंभिक समय इस अवस्था, लेकिन यहाँ पर एक 1.5 साल वाला बात बोला गया, लेकिन यहाँ पर 0 से 2 वर्ष के बारे में बात किया गया है कि जो चलता है, क्या चलता है आपका जो ये अवस्था चलती है। देखिए यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था जो चलती है 2 वर्ष से चलती है, लेकिन 1.5 वर्ष के बारे में यहाँ पर भी जो है कि जिक्र किया गया है कि 1.5 वर्ष का जो बच्चा है उसका यदि खिलौना यदि छिपा दिया जाता है तो वो जो है रोता है। वही जो देखिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, साल भर का यदि बच्चा है उसके पास आप खिलौना रखते हैं तो उसके कोई प्रतिक्रिया, मतलब कि
प्रतिक्रिया देता है, उसको लेने का प्रयास करता है, उसको लेगा, है ना, उसको जो है कि तोड़ेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन लेने का प्रयास करता है, लेकिन छिपा देने से उसको फिर उसकी कोई चेष्टा नहीं करता। रीज़न क्या है कि उसको जो ये लगता है कि ये अस्तित्व में था ही नहीं, जो दिखता है उसको लगता है यही है, और जो नहीं दिखता है उसको लगता है ये था ही नहीं। वही जो 1.5 वर्ष का जो है बच्चा हो जाता है, तो 1.5 वर्ष के बच्चे को लगता है कि नहीं, जो दिखाया गया वो कहाँ है, उस चीज़ को हमको चाहिए तो चाहिए, और यदि छुपा दिए तो फिर आपको रोता है, अपना रोष प्रकट करता है, अपना गुस्सा प्रकट करता है उस खिलौने के प्रति कि वो खिलौना तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस अवस्था के प्रारंभिक समय शिशु के कार्य कारण संबंध, स्थान, समय, व्यवहार, मतलब संबंध जो है वो चीज़ के बारे में बात, स्थान के बारे में, समय के बारे में, व्यवहार के बारे में, किसके बारे में, बच्चों के जो है कि जो 1 से मतलब 0 से 2 वर्ष हैं उस प्रक्रिया, कौन सा अवस्था का, कौन अवस्था का, तो यहाँ पर देखिए संवेदी पेशी अवस्था, कौन सा अवस्था है, संवेदीय पेशी अवस्था। इस अवस्था के प्रारंभिक समय में शिशु में कार्य कारण संबंध, स्थान, समय, व्यवहार, मतलब कार्य कारण मतलब करने की क्षमता, कोई भी कार्य, संबंध जो है कि रिश्ते, स्थान मतलब जगह, समय मतलब समय, व्यवहार मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन या कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ बातें, यादि संप्रेतियों का अभाव होता है, मतलब कि उसको संबंध से कोई मतलब नहीं, स्थान से कोई मतलब नहीं, समय मतलब क्या है कि उसे कार्य जो करता है तो हाथ पाथ चलाता ही है, लेकिन उसे अदर कोई काम से कोई मतलब नहीं, संबंध से कोई मतलब नहीं, स्थान से कोई मतलब नहीं, समय से कोई मतलब नहीं, या उसको जो है किसी प्रकार चीज़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो है कि अभाव महसूस करता है, दिन जो है कि फिर जो है इन सारे बातों को समझने लगता है। उदाहरण, शिशु दिन रात या सुबह शाम को सब पर्दे नहीं समझ पाता, उसमें भेद नहीं कर पाता, मतलब सुबह शाम कैसे होता है, क्या होता है, उसे कोई उसको मतलब नहीं, वो चीज़ को समझ नहीं पाता, अंधेरा हो गया, सुबह हो गया, इंजोरा हो गया, इस प्रकार की बातों से कोई लेना देना रहता नहीं। परंतु अवस्था के बढ़ने के साथ ही वह सभी संपर्क उसमें विकसित होने लगते हैं, मतलब जो है कि सारे बातों को जो है समझने लगता है। कि छोटा बच्चा ये नहीं समझ सकता है कि सुबह हो रहा है या रात हो रहा है, वही बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो ये समझने लगता है कि ये जो सुबह है, ये रात है, ये दिन है, ये पानी है, ये जल है, ये वाटर है, इन सारे बातों को जो है कि समझने लगता है। उसके बाद जो है समझने लगते हैं और उसके व्यवहार में प्रचलित होता है, मतलब जब व्यवहार में उसका जो है परिवर्तन आने लगता है। फिर बच्चे के जो व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, जब समझ रहा है तो फिर जो उसका परिवर्तन आना जो लाजमी है, और जो परिवर्तन आता है। अब हम लोग जो है पूर्ण संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, हम लोग पहला जो है कि पढ़े संवेदी पेशीय अवस्था, पहले हम लोग जो पढ़े हैं संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में पढ़ें, और दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, तो दूसरा पॉइंट है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पहला हम लोग जो पढ़े थे, पहला उसमें पढ़े थे जिसमें हम लोग संवेदीय पेशीय अवस्था के बारे में पढ़े, जो 0 से जो स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर जो है कितने वर्ष तक चलता है, तो 2 वर्ष तक चलता है। अब जो पॉइंट नंबर 2 हम लोग बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 में जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें बताया जा रहा है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, कितने तक 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे जो हम लोग का जो है कि पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। जो 2 से 7 वर्ष के जो है कि 2 से 7 वर्ष के नाम से जो है मतलब एज यदि देखा जाए तो 2 से 7 वर्ष होता है। अब क्या पूर्ण संज्ञात्मक व्यवस्था की अवधि को 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है, मतलब उसकी जो अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्ण संज्ञात्मक अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, मतलब इस अवस्था को जो है कि 2 अवस्थाओं में जो बांट दिया जा सकता है। पूर्ण संज्ञात्मक अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, इसके अंदर में 2 और बांट सकते हैं। प्रथम जो है पूर्व संप्राद्यात्मक विचार अवस्था 2 से 4 वर्ष तक, और दूसरा जो है द्वितीय जो है अंतःप्रयात्मक विचार अवस्था, जिसका काल जो है माना कि समय जो है वो 4 से 7 वर्ष तक है। तो अब आगे देखते हैं, पहली अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था से संबंधित है और दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था से संबंधित है, मतलब दोनों अलग चीज़ में स्टार्ट होती है। संवेदीय पेशीय अवस्था का अंत होते होते बालक का कई सारे क्रियाशील प्रक्रियाओं का प्रयोग करने लगता है। जब तक यह सभी पद्धतियाँ शारीरिक क्रियाओं के साथ जुड़ी होती हैं तब तक बालक उससे वह अतीत के दोहराने के सूचनाओं को भी खोजने और योजनाओं को काम में नहीं ले पाता है। इसके लिए बच्चों को उन क्रियाओं की आवश्यकता होती है जो शारीरिक के स्थान पर मानसिक रूप में निष्पादित और आरक्षित की जाती है, और इससे पियाजे के संज्ञात्मक का नाम दिया गया। मतलब इसी को जो है पियाजे का क्या लिखा हुआ है, इसी को जो है इसे पियाजे ने संक्रियता का नाम दिया गया। संवेदीय पेशीय अवस्था, मतलब पहला अवस्था में जो बांटा गया था उसे क्या नाम था, संवेदीय पेशीय अवस्था। संवेदीय पेशीय अवस्था के बाद इस अवस्था को इसलिए पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चे इस अवस्था में
विभिन्न मानसिक क्रियाओं की परिणीता अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई होती है। मतलब जो है कि पेशीय अवस्था जो है, मतलब संवेदीय पेशीय अवस्था जो है, उसके बाद जो है कि ये अवस्था में इसलिए बांटा गया है क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान जो है कि नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बल्कि निपुणता प्राप्त करने की स्थिति में अक्सर हुआ है। अब जो है वो कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है कि इन सारे बातों को जो है, बहुत सारे बातों को जो है समझना चाहता है। वही यहाँ पर जो है कि चित्र में कुछ दिखाया गया है और बहुत ध्यान से जो बच्चा जो यहाँ पर देख रहा है। पियाजे द्वारा वर्णित संरक्षण कार्य, तो यहाँ जो हम लोग पहला जो है कि पूर्ण संप्रदायिक विचार जो दो भाग में बांट दिया गया है। किसको दो भाग में बांट दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, पूर्ण संक्रियात्मक, संक्रियात्मक ना, पूर्ण सक्रियात्मक, सक्रियात्मक मतलब सक्रिय रहना। तो पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था जो है, पूर्ण सक्रियात्मक मतलब सक्रिय, सक्रिय पहला पेशीय और दूसरा सक्रिय, संवेदीय पेशीय अवस्था थी, है ना। मतलब पेशी मतलब एक प्रकार से हड्डी के नाम से भी हम लोग याद कर सकते हैं, पेशी किसे कहा जाता है, तो हड्डी। उसके बाद क्या, सक्रिय, सक्रिय मतलब जो है कि हरदम तैयार रहना। सक्रियात्मक उस हो गया सक्रियात्मक, सक्रियात्मक कितना 2 से 7 वर्ष है, लेकिन उसको भी 2 खंड में बांट दिया गया है। जो हम लोग अभी पढ़ने स्टार्ट करने वाले 2 खंड में बांट दिया गया है। तो हम लोग पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो है कि 2 से 7 वर्ष है। उससे पहले जो है कि जो हम लोग जो है क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे संवेदीय पेशीय अवस्था के बारे में पढ़े थे। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, उसे 2 खंडों में बांट दिया गया है। उसका पहला खंड जो हम लोग का जो है वो खंड जो है कि है पूर्व संप्राद्यात्मक, संप्राद्यात्मक मतलब संप्रदाय, संप्राद्यात्मक विचार अवस्था। ये जो चलता है 2 से 4 वर्ष चल जाता है। ये जो चलता है कितने वर्ष चलता है, 2 से 4 वर्ष तक चलता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है सक्रियात्मक अवस्था का जो है कि उसके अंतर्गत आता है। और ये जो कितना वर्ष तक चलता है, 2 से जो 2 भागों में बांट दिया गया। तो पहला जो है पूर्व संप्रादायिक विचार अवस्था है, वो 2 से कितना वर्ष चलता है, 4 वर्ष तक चलता है। या वह अवस्था है जिसमें बालक खेल कक्षाओं या किंडरगार्टन गार्डन कक्षाओं में जाना शुरू करता है। इस मतलब इसमें जो बालक जो एक प्रकार से खेलने के लिए, घूमने के लिए जो है कि या कक्षाओं के लिए मतलब मन किया तो चल गया, मन किया तो खेल लिया, मन किया तो कुछ भी कर लिया, इस प्रकार की अवस्थाएं जो है ये होती हैं। इस विशेष अवस्था में बालक के अंदर भाषा का विकास होने लगता है और इसमें जो है कि भाषा का जो है विकास होने लगता है। हालांकि इसकी शुरुआत इसके पहले की अवस्था में हो जाती है, परंतु इस अवस्था के पूर्व तक बालक कुछ शब्दों को बोल पाता है। मतलब इससे पहले जो छोटा सा बच्चा जो 1-1.5 साल का जो होता है, वो जो है कि बोलना भी सीख जाता है, बहुत सारे शब्दों को सीख जाता है, लेकिन उतना भी नहीं सीख जाता है, सारी बातों को भी नहीं सीख जाता, मतलब थोड़ा बहुत जो है बोलने के लिए सीख जाता है। पूर्व बालक कुछ शब्दों को बोल पाता है अथवा बीमा व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का विकास होने के परिणाम स्वरूप बाह्य वातावरण में आने वाली वस्तुएं बालक के मस्तिष्क में प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं। इस अवस्था की विशेष विशेषताओं में से एक यह है कि बालक विशिष्ट संप्रदाय के अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। इस अवस्था की मतलब ये जो है कि अंतर को स्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, अंतर को समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो है किसी प्रकार के अंतर को जो उतना ज़्यादा से बढ़िया से बारीकी से जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। अब आगे देखते हैं क्या है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि इसमें बालक के अंदर संरक्षण की संकल्पना विकसित नहीं हो पाती है। संरक्षण मतलब एक प्रकार से संरक्षण मतलब किसी वस्तु को बना के रखना, मतलब बढ़िया से रखना, ये संरक्षण की जो संकल्पना जो एक विकसित नहीं हो पाता है। संरक्षण का आशय है कि यदि वस्तु का आकार या आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया ना जाए। मतलब यदि किसी वस्तु को ना जोड़ हुआ ना घटाया गया तो इसकी मात्रा की या संख्या अंतर नहीं आता है। इस अवस्था में बच्चे के सामने यदि 2 बराबर आकार के ग्लास में समान मात्रा में कोई द्रव हो, जैसे यहाँ पर हम लोग जो है चित्र में दिखता है, देखिए समान मात्रा में जो द्रव है ना, तो समान मात्रा में द्रव, इस अवस्था के बच्चे के सामने यदि 2 बराबर आकार के गिलास में समान मात्रा में कोई द्रव हो और एक गिलास के द्रव को किसी सक्रिय बर्तन में उड़ेल दिया जाए तो बालक सक्रिय बर्तन वाले द्रव को अधिक बताएगा। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहला जो है कि यहाँ पर जो है कि 2 गिलास है ना, 2 गिलास है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर होने के बाद जो है कि इसको क्या किया, एक गिलास को उठाया और इसमें जो है कि सकरा मतलब जो छोटा चीज़ में जो है कि डाल दिया गया, छोटा चीज़ में डाल दिया गया, तो ये जो है कि ज़्यादा बड़ा दिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि बड़ा दिख गया, और बड़ा दिख गया तो बच्चा को पूछा गया बताओ किस में ज़्यादा पानी है, किस में ज़्यादा पानी जब पूछा गया तो बताया गिलास में कम पानी है और जो है कि सकरा वाला में जो है ज़्यादा पानी। यहाँ पर इशारा भी जो है कर रहा है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है, कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं।
चित्र तो देख लिए। तो क्या बताएगा, जो जिसमें पतला वाला में जो डाला हुआ था उसको अधिक बता रहा था, तो वहाँ पर अधिक बताएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे इसके साथ ही परस्तुकुलन के संप्रदाय को भी विकास नहीं हुआ करता। यदि बालक को समझा जाए कि अ ब है, अ इक्वल टू ब, मतलब अ जो है कि बराबर है ब है, तो यह समझ नहीं पाते हैं कि ब इक्वल टू अ है। मतलब यदि हम यहाँ पर सिखाया जाएगा अ इक्वल टू ब होता है, मतलब वो तो ये याद कर लेगा कि अ बराबर जो ब है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आएगा ब बराबर अ है, इस बात को समझ नहीं पाता है। अब जो है अंत प्रज्ञात्मक विचार अवस्था, अब कौन सा अवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं, अंत प्रज्ञात्मक विचार अवस्था। 4 से 7 वर्ष, मतलब 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग में जो बांटा गया था उसका हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पूर्व सांप्रदायिक विचार अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष 4 साल तक। पूर्व सांप्रदायिक व्यवस्था जो है 2 से 4 साल तक चला था। किसके अंतर्गत बांटा गया था, तो किसके अंतर्गत बांटा गया था, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो इसे सक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो है कि 2 भागों में बांटा गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने एज तक चलती है, तो पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला बांटा गया, उसमें क्या हो गया था, पूर्व सांप्रदायिक विचार अवस्था, पूर्व सांप्रदायिक विचार अवस्था हो गया, और पहला हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है अंत प्रज्ञात्मक विचार अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष तक चलता है, 4 से 7 वर्ष तक जो है चलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अंत प्रज्ञात्मक विचार अवस्था 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक प्रारंभिक वर्षों में होता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण सांप्रदायिक विचार अवस्था से अतः प्रज्ञात्मक विचार अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में बालक में वह तर्क क्षमता उत्पन्न हो जाती है, मतलब अब तर्क करने की जो क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। कितने वर्ष के बच्चों के, 4 वर्षों के बच्चों के जो है कि थोड़ा बहुत तर्क जो है कर लेता है, जो संरक्षण से संबंधित भी होता है, और ये जो संरक्षण से संबंधित भी होता है। अब बालक समझने लगता है कि यदि कोई 2 समान गिलास हैं और एक गिलास के द्रव को किसी सक्रिय बर्तन में उड़ेल दिया जाए तो द्रव की मात्रा उतनी ही रहेगी। मतलब द्रव की जो मात्रा है उस समय बता रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन ये इस बात को समझ आता कि नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, द्रव की मात्रा वही है, लेकिन समान जो आकार है उसके कारण से कम बेसी हो जाता है। इस बात को जो है कि 4 वर्ष का बच्चा जो है छात्र जो है छात्राएँ जो है समझने लगती है। अब आगे देखते हैं, इस अवस्था में संरक्षण के साथ ही घटनाओं को तात्पर्य समझने लगता है, पर अभी भी बालक के निष्कर्ष तर्क पर आधारित ना हिताकार अंत प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बच्चा इसके कारण से बहुत सारी बातों को जो है नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर अहम केंद्रितात्मक तथा जीवोत्रोपित की प्रमुखता होती है। बालक किसी भी चीज को अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, वह या नहीं मानता है कि किसी अन्य का कोई और दृष्टिकोण भी हो सकता है। वो जो अपना दृष्टिकोण से समझता है और किसी के दृष्टिकोण से उसे कोई लेना देना होता नहीं है, उसे कौन दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं, वो अपना ही दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसे वह सही समझता है और अपना जो दृष्टिकोण है उसको सही समझता है, और दूसरे का दृष्टिकोण से उसको कोई लेना देना रहा ही नहीं। उसे अन्य या पूरी दुनिया वैसा ही समझती है। वह अहम केंद्रियात्मक, मतलब अहम मतलब अपने वाले बात को, जो बाद में वैक्सों और अपने समूह कर बच्चों के साथ परस्पर क्रिया फलस्वरूप कम होती जाती है, और जो धीरे धीरे ये सारा चीज़ हम भी जो है कि दूर हो जाता है। जीवात्मक में बालक मानता है कि हर गति करती हुई वस्तु में जीवन होता है, जितना भी गति है, चाहे वो जो है कि पत्थर ही क्यों ना हो, यदि उसको फेंक दिया जाए और गति कर रहा है तो वो भी जो है कि जिंदा है। पेड़ पौधे को उसको लगता है कि जिंदा नहीं, क्योंकि गति नहीं कर रहे। जैसे गाड़ी चल रहा है तो उसको लगता है कि वो जो है कि जिंदा, मतलब हर एक गति करने के वाले जितनी भी वस्तु हैं, वो जो 4 से लेकर 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको लगता है कि ये सारे जो है जीवित है। वह सूर्य, चांद, कार, बस इत्यादि को मानता है कि जीवन है। मतलब वो जो है कि सूर्य को देखता है तो उसको लगता है कि सूरज जो है कि जीवित है, जिंदा है, और ये जो है कि चल रहा है। चांद देखता है तो चांद को देखने के बाद लगता है कि चांद तो घूम रहा है, जोड़ रहा है, तो ये भी जो है कि गति कर रहा है, तो ये भी जो है जिंदा है। और उसके बाद जो है कार जो है कि कार हो गया, कार गाड़ी हो गया, तो जो जब चलता है तो लोगों को, बच्चों को लगता है, लोगों को नहीं, 4 से 7 साल के बच्चों को लगता है कि ये भी जिंदा है, इसीलिए तो दौड़ रहा है। इसके बाद जो बस हो गया, बस जो है कि बस भी चलता है तो चलने के कारण गति करता है तो उसको लगता है कि ये भी जो है कि जीवित है, और ये जो है वो इत्यादि को जो है बहुत सारी चीज़ और चाहते हैं। जैसे आप देख लिए गाड़ी है तो कार है, तो वो जो बैलगाड़ी है तो उसको भी जीवित समझता है। सारी चीज़ को, जो बहुत सारी चीज़ों को जो है कि वो जीवित समझता है। अब हम लोग जो है कि यहाँ पर जो है ये
जो है कि काल जो है कि खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे के द्वारा जो दिया गया था। तो पहला क्या था, संवेदी पेशी अवस्था। हम लोग शुरुआत से देखते हैं तो शुरुआत में क्या है, संवेदीय पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। 0 से 2 वर्ष तक जो चलता है उसे जो है संवेदीय पेशी अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आ गया आपका पूर्व संक्रियात्मक सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांट दिया गया तो 2 भाग कौन कौन से थे, 2 भाग में से एक पहला था पूर्व सांप्रदायिक विचार अवस्था जो 2 से 4 वर्ष तक चला, और उसके बाद जो है कि पहला हो गया। तो दूसरा क्या है, अंत प्रज्ञात्मक विचार अवस्था जो 4 से 7 वर्ष चला। और अब हम लोग जो है कि पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जो है कि अब जो है कि कौन सा अवस्था चालू हो गया, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलना प्रारंभ हो गया। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चों में इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानता है। जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है उसको जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक पद को व्यवहारिक और क्रियाशील चिंतन वाले इस स्तर की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया। किसने किया, तो पियाजे ने किया। इस स्तर का मूल विशेषताओं में से एक भौतिक संसार तार्किक सिद्धता के पहचान है, अर्थात किसी भी वस्तु का रूप या तत्वों का रूप बदला जाता है। मतलब कि किसी भी तत्व का रूप बदला जाता है तो उसकी कई विशेषताएं उसी रूप में रहती है। कितनों भी बदल देने से के बाद जो है कि उसके कई सारे गुण जो है कि उसी तरह रहती है, और इस स्थिति में उसके पहले रूप में पुनरावर्तित संभव है। सरल शब्दों में देखा जाए तो इस अवस्था में बच्चों में यह समझ विकसित हो जाती है कि कुछ स्थितियों में से किसी वस्तु की मूल विशेषताओं संरक्षित रहती है और वस्तु का रूप परिवर्तन करके पुनः उस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार किसी बच्चे का संरक्षण पर आधारित समस्या का समाधान कर सकने की योग्यता तार्किक और 3 मूल पहलुओं को समझ पर आधारित होती है। पहली पहचान की समस्या, पहली जो है कि पहचान की समस्या होती है। पहचान या समस्या के साथ तात्पर्य स्थापित करना, दूसरी क्षतिपूर्ति और तीसरी जो है प्रतिवर्ता। समस्या की पहचान की परिणता के पश्चात विद्यार्थी यह जानता है कि यदि किसी चीज़ के कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाता है तो वह चीज़ उतनी ही रहती है। यदि किसी चीज़ को हम लोग यदि किसी को जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, या तो जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा या तो तोड़ देंगे तो घट जाएगा। क्षतिपूर्ति की समझ विकसित होने के बाद विद्यार्थी जानता है एक दिशा में एक स्पष्ट परिवर्तन का क्षतिपूर्ति उसी का दूसरी दिशा में परिवर्तन करके क्रिया किया जा सकता है। वह इस प्रकार की यदि कोई द्रव या ग्लास में दूसरे ग्लास में डाला जाए, जैसे हम लोग ग्लास का एग्जाम्पल अभी लिए थे जिसमें से पानी डाला जा रहा था, एक पानी जिस ग्लास से डाला जा रहा था, फिर सबसे पहले इक्वल था, फिर जो है कि उसने क्या किया, एक पतला सा जो है कि पात्र लिया और उसमें जो पानी को डाल दिया जाता है। उस पात्र की जो जल स्तर जो है वो बड़ा हुआ दिखता है और छोटा जो गिलास वाला एक गिलास वाला पानी है वो चाहे कहते ही रखता है। बच्चा को जब पूछा जाता है कौन सा सबसे उसमें ज़्यादा पानी है तो वो जो है कि जो जिसमें जो एक बड़ा हुआ दिखता है उसको जो है बोलता है कि नहीं ये जो है सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाद में उसको जो 4 वर्षों में पता चलता है कि 4 वर्ष की जब बच्चा हो जाता है तो पता चलता है, वो समझने लगता है कि पानी की मात्रा वही है, आकार में परिवर्तन हो गया है। वह इस प्रकार के यदि कोई द्रव किसी गिलास के दूसरे गिलास में डाला रहा है और वह पिछले गिलास की तुलना में ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है, मतलब पिछले गिलास जो हम लोग बात रहे कि ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है, इसका अर्थ है कि दूसरा गिलास का पहले गिलास की तुलना में सकरा है, तीसरी संकल्पना प्रतीत होती है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, जिसकी समझ उत्पन्न होने के बाद विद्यार्थी हुए परिवर्तन को अपने मानसिक स्तर पर निरस्त कर लेते सकते हैं, मतलब वो समझ सकते हैं। एक अन्य सक्रिया है जिसमें इस अवस्था में बच्चे दक्षता प्राप्त करते हैं, वह वर्गीकरण की संकल्पना है। वर्गीकरण का अर्थ किसी एक विशेषता के आधार पर समूह में सम्मिलित वस्तु को बांटना, अर्थात बच्चे को किसी रूप में एक वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस समूह के प्रत्येक वस्तु में उसकी विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह को विभाजित कर सकने की योग्यता अर्जित कर लेती है। मतलब अलग अब वस्तु को जो अलग अलग करके उसका जो अर्जित कर लिया है, ज्ञान को जो विभाजित करने का भी कर लेता है। जैसे एक समूह में 15 वस्तुएं हैं, एक समूह में जो है एक जगह में जो है 15 वस्तुएं हैं जो गोल है, त्रिकोण है और घन के आकार की है। मतलब एक ऐसा वस्तु है जो कि गोल है, एक ऐसा वस्तु है जिसका जो है त्रिकोण है और एक ऐसा वस्तु है जिसका आकार जो है घन की तरह है। साथ ही वह लाल है, नीले है, पीले रंग की है। रंग का और आकार में कोई संबंध नहीं होता। रंग और जो आकार में जो किसी प्रकार का कोई संबंध होता नहीं है, रंग और आकार में कोई संबंध नहीं होता है। तो अब बच्चों से अब उन्हें समूह में विभाजित करने को कहा जाता है तो वह आकृति के आधार पर या रंग के
आधार पर वर्गीकरण करते हुए समूह में बना सकता है। मतलब या रंग देखकर उसको अलग कर सकता है, या साइज देखकर जो है कि आकार देखकर जो है कि बच्चे जो है उसको अलग कर सकता है, या बच्चे पर निर्भर है कि उसने आकृति संबंधी विशेषताओं को देखते हुए वर्गीकृत किया है अथवा रंग संबंधी विशेषताओं को आधार पर, मतलब या तो रंग देखकर आधार पर जो है कि अलग कर देगा, या तो आकार देखकर आधार पर करके अलग कर देगा। तो ये जो है कि अंतर करने के भी जो है कि दिमाग अब जो है कि विकसित हो गया, बौद्धिक ज्ञान जो है कि बच्चों में आ जाती है। इस स्तर का वर्गीकरण के विषय में यह भी समझ आ जाती है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में आ सकता है। मतलब एक वर्ग जो है कि दूसरे वर्ग में आ सकता है। रंग के आधार पर देखा जाए तो वर्ग तो दूसरा जो रंग होगा उसमें जाकर मिल सकता है। वर्गीकरण प्रजनता से भी संबंधित है। जैसे एक लाल रंग का वृत्त रंग का आधार का लाल रंग का घनाभ के साथ जा सकता है। मतलब रंग के आधार पर जो है एक दूसरे से जा सकता है, या एक वृत्त होने के गुण के कारण पीले रंग के वृत्त के साथ हो सकता है। इसके साथ ही या हर एक वर्ग दूसरे वर्ग के समाहित होता है। कर्मीकरण की वह प्रक्रिया है। कर्मीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बड़े और छोटे या इसके विपरीत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे 1 2 3 4 या इससे विपरीत 5 4 3 2 1। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विपरीत मूर्त। देखिए पूर्व संक्रियात्मक को 2 भागों में बांटा गया था, जिसे हम लोग पढ़े। पूर्व संक्रियात्मक सेकंड पॉइंट था प्याजे के अनुसार से, उसको हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो उसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में यहाँ पर भी थोड़ा सा जिक्र किया जा रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विपरीत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह धारण समझ में आ जाती है कि अब ब से बड़ा हो सकता है। अब जो है जो है ब से बड़ा हो सकता है और 7 से छोटा हो सकता है, 6 से जो है कि छोटा हो सकता है। विद्यार्थी संबंधों के साथ साथ संबंधों के पदानुक्रम, मतलब कि अब जो है क्रम के अनुसार से समझने लगता है। जैसे सांप सरीसृप जीवधारी है, मतलब सांप जो है सरीसृप जानवर है। तो इस अवस्था में विद्यार्थी संरक्षण वर्गीकरण, मतलब यहाँ पर संरक्षण मतलब उस चीज़ को संरक्षित किया जा सकता है, जोड़ के बड़ा कर सकता है, घटा भी सकता है, तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है, इस प्रकार के, या फिर रख भी सकता है और संरक्षण कर सकता है। वर्गीकरण कर सकता है मतलब एक जो वस्तु को जो है रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो है उसे बांटने का काम भी जो है यहाँ पर कर सकता है। इसके बाद जो है कि कर्मीकरण कर सकता है, जैसे सक्रियाओं को करना सीख जाता है। ये सारे बातों को जो है कि एक बच्चा जो है सीख जाता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थी चिंतन की पूर्ण तांत्रिक कर्मवत्ता को विकसित कर लेता है। या चिंतन की प्रणाली फिर भी भौतिक सच्चाई से जुड़ी हुई है या तार्किक मूर्त परिस्थितियों पर आधारित है, जो व्यवस्थित वर्गीकृत और जोड़ तोड़ में सम्मिलित है। इस अवस्था का बालक फिर भी अमूर्त परिकल्पना समस्याओं को संकल्पना का तर्क करने के असमर्थ होते हैं। ये जो है कि सारी बातों को जो है कि यहाँ पर लिखा गया है। क्या तर्क, अब जो सिर्फ तर्क करने के लिए जो थोड़ा सा बेचारा रह गया, तो भी जो है तर्क जो है हो जाएगा। अब हम लोग चौथा पॉइंट करते हैं और ये अंतिम पॉइंट है औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट में संक्रियात्मक का प्रयोग किया गया है, बाकी 1 पॉइंट में जो संवेदी पेशी अवस्था के बारे में सिर्फ बात किया गया था। तो यहाँ अब जो है कि अब आगे देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक 11 वर्ष से लेकर परिपक्व होने, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के में ही आता है। मतलब वो जो है कि परिपक्व हो जाए या जो हो जाए, परिपक्व होने तक जो है वो जब वैक्स जब हो जाता है तब तक ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। भारत समेत अन्य देशों में भी या वह अवस्था होती है जब विद्यार्थी अपने जूनियर या सीनियर हाई स्कूल कक्षाओं में आ जाते हैं। मतलब या तो जूनियर क्लास में पढ़ने लगते हैं या तो सीनियर क्लास में पढ़ने लगते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे कक्षा में 6-7 में तो प्रवेश करते ही हैं। मतलब जो है कि 11 साल की उम्र में जो है कि बच्चे जो है या तो कक्षा 6 में होंगे या तो कक्षा 7 में प्रवेश करते हैं। और इस अवस्था का अंत होते होते वह हाई स्कूल का सीनियर सेकेंडरी कक्षा में होते हैं। और इसका अवस्था का अंत होते होते जो है कि हायर सेकेंडरी में पहुँच ही जाते हैं। परंतु कुछ बच्चे अपने विद्यालय जीवन के पूर्व समय तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही रहते हैं और कई बार तो यह भी होता है कि संपूर्ण जीवन काल में वह इसी अवस्था में रहते हैं। मतलब संपूर्ण जीवन काल में भी जो है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही रह जाता है। अब आगे देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं जा पाते हैं। हालांकि विद्यालय में विद्यार्थियों को कुछ नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। जो भी विद्यालय हो या जो भी जगह हो, कभी भी कोई व्यक्ति जो किसी भी स्थान पर जाता है तो उसमें नवीन कुछ नया कुछ मिलता है। उसी
इसी प्रकार से जो है कि विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो उसको कुछ नया सीखने के लिए, नया चीज़ें सीखने का, सारे चीज़ें जो है कि वहाँ पर समझने का जो है कि टोटली चीज़ मिलता है, जिसका समाधान करने में विद्यार्थी ठोस या मूर्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए नहीं कर सकते हैं और ऐसा करते हुए अंतरशो असफल रहते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान जब एक वक्त पर जब कई सारे चर एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में कुछ नियंत्रण चर और कुछ कार्यरत, कुछ प्रयोगात्मक चरों के समूह को हेर फेर करते हुए संचालित किया जाता है ताकि संभावित परिणाम प्राप्त हो सके। पियाजे ने इसी प्रकार की मानसिक सक्रियता को औपचारिक सक्रियता का नाम दिया। इस प्रकार के जो है कि सक्रियता जो है उसे औपचारिक सक्रियता के नाम से दिया गया। किसने दिया है? तो पियाजे ने इस प्रकार का नाम दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। औपचारिक सक्रियता स्तर का पूर्व की सभी सक्रियताओं, क्षमताएं पूर्ण शक्ति व वेग में जारी रहती हैं। व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तित और संगठित औपचारिक चिंतन चलता है। व्यक्ति में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह क्या से क्या हो सकता है के विषय में चिंतन कर सकते हैं। विद्यार्थी उन स्थितियों के बारे में भी चिंतन कर सकता है जिसे अब उसने अपने वास्तविक जीवन में महसूस नहीं किया हुआ हो। एक उदाहरण के रूप में इन कक्षाओं का कुछ निबंध पूछे जाते हैं, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो। अभी जो है कि क्या होता है कि बच्चा को जो 9 क्लास 8 क्लास होता है तो उस समय जो है बच्चा से एक निबंध लिखाया जाता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो, यदि मैं IAS ऑफिसर होता तो, इस प्रकार की बातें को लिखता है। तो इससे जो है कि वो जो है कि अपने कलम का इस्तेमाल करके जो है कि बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करता है, फीलिंग होता है, वो मानसिक विकास में भी काम होता है। यदि मैं कलम होता तो क्या होता? इन चीज़ों को विद्यार्थी अपने वास्तविक जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होता। ये चीज़ का जो है कभी वो अनुभव नहीं किया होता, पर इस अवस्था में यदि उसने इन विषयों का परिबंध लिखने को कहा जाए तो विद्यार्थी कल्पना करते हुए इन विषयों के निबंध लिखा, भले गलत लिखेगा लेकिन लिखेगा जरूर, है कुछ लिखेगा जरूर। यही निबंध में विद्यार्थी नहीं लिख सकते हैं। जो मूर्त सकारात्मक अवस्था है, विद्यार्थी इन चीज़ों के लिए परिकल्पनाएं, नकारात्मक तर्क शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। उसके अंदर अमूर्त चिंतन का योग्यता विकसित हो जाता है। यदि किसी छोटे बच्चे से प्रश्न किया जाए तो यदि सूर्य निकलना बंद हो जाए तो, यहाँ पर जो किसी बच्चे को ये सवाल पूछिए, यदि एक जैसे 1.5 साल का जो पूछेगा तो सवाल का मतलब ही नहीं पता, और 4 से 5 साल का होगा तो उसे सवाल का मतलब पता होगा लेकिन आंसर नहीं पता होगा और कुछ आंसर ही नहीं दे पाएगा। और यदि हम लोग जो है कि यही जो हाई स्कूल के बच्चे से पूछे तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, कहीं गलत ना बोले चाहे सही बोले। सूर्य निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा? उस छोटे से बच्चे को यही उत्तर होगा, तब हमेशा रात रहेगी, तब इस बात को आंसर दिया जाएगा कि हमेशा रात रहेगी। परंतु ये प्रश्न जब ऐसे विद्यार्थी को किया जाए जो इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है, मतलब आगे बढ़ चुका है ना, औपचारिक सक्रियता में जो है कि अवस्था में जो प्रवेश कर चुका है, उससे आप यदि पूछिए तो उसमें जो उसका आंसर कुछ अलग होगा। तो सूर्य ना निकले के बाद होने वाले सारे परिणामों को विचार करेगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, वर्षोजन और वास्तविकरण बंद हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगा और जो है अंत में पृथ्वी में जीवन खत्म हो जाएगा। मतलब यदि सूर्य नहीं निकलता है तो क्या क्या समस्या हो जाएगा। इस प्रकार की बातें जो है कि कौन बता सकता है? जो औपचारिक व्यवस्था में जो आ चुका है, औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था में जो आ चुका है, वो बता देगा क्योंकि ये जो है कि यदि प्रकाश नहीं आया तो अंधेरा तो होगा ही होगा। अंधेरा होने के बाद रात ही रात रहेगा, रात होने के कारण से जो है कि प्रकाश नहीं आ पाएगा। जब प्रकाश नहीं आएगा तो पेड़ में खाना नहीं बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, तो पेड़ खाना नहीं बना पाएंगे। जब पेड़ खाना नहीं बना पाएंगे तो पेड़ जो भूख से मर जाएंगे, और जब भूख से मर जाएंगे, पेड़ जब मरने लगेंगे तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो व्यक्ति लोग मरने, इंसान लोग, सारे लोग जो है कि मर जाएंगे, और सारे लोग जब मर जाएंगे तो पृथ्वी में जीवन नष्ट हो जाएगा, सारे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कौन बताएगा? इस प्रकार की बातें जो है कि आपका औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था वाले छात्र बता सकते हैं। सिर्फ औपचारिक चिंतन और परिकल्पना स्थिति में उसके साथ उसके परिणामों का निकात्मक रूप भी समझ सकते हैं। सिर्फ निकात्मक ही नहीं बल्कि इस अवस्था के विद्यार्थी आगमनात्मक रूप में भी चिंतन कर सकते हैं या किसी विशिष्ट वस्तु के समान नियमों का भी बोध कर सकते हैं। परिकल्पित रूप से सोच पाने की योग्यता विकल्पों पर विचार करती है और सभी संभावित संयोग की पहचान करती है और स्वयं के विचारों को विश्लेषण करती है। किशोरावस्था में विद्यार्थी उन चीज़ों के विषय में परिकल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, है ना। जो ये मतलब कि जो ऐसे विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं, विद्यार्थी उन चीज़ों के विषय में परिकल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में ही
नहीं, मतलब जो नहीं है उसके बारे में भी कल्पना कर लेता है। इस अवस्था की एक और विशेषता किशोर अहम केंद्रन, मतलब अपने बारे में ज़्यादा जो है कि लेना देना, दूसरे के बारे में अपने ज्ञान से लेना देना, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का जो है कि एक प्रकार से यहाँ समय आ जाता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अहम केंद्रित से काफ़ी अलग होती है। पूर्व केंद्र, लेकिन अहम जो है ये अहम और वो पहले वाला जो अहम था, दोनों में जो है यहाँ पर अंतर होगी। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की तरह किशोर को मानने से इनकार नहीं कर देते। किसी अन्य अलग दृष्टिकोण से अलग मान्यता या अलग विश्वास का हो सकता है, बल्कि किशोर अपने विचारों को बहुत अधिक ध्यान देते हैं और केंद्रित होते हुए अपनी अभिव्यक्ति और विश्वास को विश्लेषित करते हैं। उसकी एक श्रोता समूह का दर्शक बनने वर्ग का एक कल्पना होती है और उन्हें लगता है कि सब उन्हें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि कक्षा में उनका उत्तर सही नहीं था, इसके लिए कक्षा के सभी विद्यार्थी मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मतलब कि बच्चों को लगता है कि मेरा आंसर जो है क्या हो, तो बच्चों का बड़े को भी लगता है कि मेरा आंसर जो है कि सही नहीं था, और इसके कारण से जितने भी बच्चे जो बैठे हुए मेरे सहपाठी लोग हैं वो हमको जो है बेवकूफ़ समझ रहा है। इस प्रकार के बातें जो है कि बच्चा सोचने लगता है। या आज देखने में अच्छी नहीं लग रही है, इससे वह सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। मतलब या तो फिर जो है कि जो हमारे सहपाठी है उसको देख रहे हैं तो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे जो है कि कुछ ना कुछ विशेष नज़र से देख रहा है, कुछ अलग नज़र से हमको देख रहा है। कुछ तो ज़रूर ऐसे बातें हैं जो हम लोग जो है उसको इस प्रकार की बातें या इससे विपरीत भी या इसके जो अलग अलग बातें जो है कि वो बच्चा सोचने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला कौन सा था? पहला हम बताए थे, हाँ ना, संवेदीय पेशीय अवस्था था, फिर जो है कि सक्रिय अवस्था था, सक्रियात्मक अवस्था था। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं जो है, औपचारिक अवस्थाएं था। ये जो है तीन और एक जो है 4 प्रकार के जो है कि अवस्थाएं था, जिसमें से सक्रिय अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था जो था उसको जो 2 खंडों में बांट दिया गया था। इन बातों को जो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखा संवेदीय पेशीय अवस्था कब से कब तक रहता है? संवेदीय पेशीय अवस्था कब से कब रहता है? तो 0 से लेकर जन्म लेने से जो है 2 वर्ष तक रहता है। और उसके बाद है जीवात्मक रोपिकता क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करना है। तो आप जो इसका आंसर लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का और देखते हैं कितना दूर तक जाते हैं। सो हाँ ना, अभी कितना पढ़ना, अभ्यास प्रश्न आ गया। मतलब पियाजे का सिद्धांत अब आने में बहुत ही सामने है। बहुत जल्दी हम लोग जो है कि पियाजे का सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी 1.6 हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आप लोग करिएगा, तब तक हम लोग 1.6 में पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निहितार्थ, मतलब अब शिक्षक के लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। उपयुक्त चारों स्तरों का वर्णन के साथ यह प्रश्न उठता है कि क्या हम सभी चौथे स्तर पर पहुँच सकते हैं? ये 4 मतलब कि जो है उपयुक्त 4 स्तरों के वर्णन करने के साथ यह प्रश्न उठता है, क्या हम जो है चौथे स्तर पर पहुंच सकते हैं? हमने अभी इस बात का अध्ययन किया है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात को से सहमत है कि सोच का स्तर मूर्त संक्रियात्मक, ये जो चौथा था मूर्त संक्रियात्मक स्थान है, वह गूढ़ का या जटिल होता है। जब मतलब वो जटिल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। पर जब प्रश्न यह है कि सार्वभौमिक औपचारिक संज्ञानात्मक की सोच कैसी है, यहाँ तक कि वैक्सों का ये किस प्रकार की है, वो या वाद विवाद का विषय है कि 1975 के अनुसार लिखा हुआ है नीरमार्क हाना के अनुसार पियाजे के सिद्धांत के प्रथम 3 स्तर अधिकांश लोगों में भौतिक वास्तविकता बाह्य वातावरण के द्वारा व्यक्ति पर उद्भित होते हैं। वहीं पर औपचारिक सक्रियता उतनी नज़दीक तरह से भौतिक वातावरण पर निर्भर नहीं करती है। ये अनुभव का उत्पाद है। पियाजे ने भी सुझाव दिया है कि अधिकांश व्यक्ति कुछ ही क्षेत्रों में अपने औपचारिक सक्रियात्मक विचारों का प्रयोग में ला पाते हैं और ये वह क्षेत्र है जो उनके रुचि के संबंधित होते हैं या फिर जहां उन्हें अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। कुछ अनुभव या रुचि क्षेत्रों में भिन्न क्षेत्रों में जब समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में औपचारिक सक्रियात्मक विचार प्रयुक्त करने के समक्ष नहीं हो पाते हैं। अतः एक शिक्षक के रूप में जब आप अपनी कक्षाओं में जाएं तो हर एक विद्यार्थी से अपने द्वारा दी गई सब समस्याओं को परिकल्पित रूप से विचार कर सकेंगे, ये उम्मीद ना करें। पियाजे ने अपने सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई अनुशंसा नहीं की है। वह बच्चों को चिंतन को समझने पर ज़्यादा ध्यान देता है। बच्चों की जो चिंतन है उस पर समझने पर ज़्यादा ध्यान देता है। हालांकि उन्होंने शिक्षा के दर्शन से संबंधित कुछ सामान्य विचारों पर बल दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यह सीखना होना चाहिए कि वह किस प्रकार का सीख सकते हैं। मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि
बच्चे क्या सीख सकते हैं और किस प्रकार सीख सकते हैं, इसके बारे में जो था। और शिक्षा को विद्यार्थी को सीखने की तरफ प्रेरित करना चाहिए और शिक्षा को जो है उसको प्रेरित करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से घुसे, ना कि कई बातों को भरना चाहिए, ना कि जो है कही हुई बातें, जितनी कही हुई बातें हैं उसको भर देने से जो है काम चलेगा। यद्यपि पियाजे ने अपने विचारों के आधार पर कोई शिक्षण विधि का शिक्षण कार्यक्रम नहीं किया। मतलब यहाँ पर बताया गया यद्यपि मतलब अब पियाजे के बारे में बात किया, पियाजे ने अपने विचारों के आधार पर कोई शिक्षण विधि या शिक्षण कार्यक्रम नहीं दिया है। मतलब कोई भी जो है शिक्षण कार्यक्रम जो है नहीं दिया, पर उसके अनुयायियों ने में से कई ने इसे प्रोत्साहित किया। पियाजे इस दिशा में योगदान बहुत है कि अधिक है कि उन्होंने यह समझाया कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर कैसे चिंतन कर सकते हैं। मतलब पियाजे ने इस बात को समझाया कि बच्चे जो है कि ध्यानपूर्वक किस प्रकार से सुनकर जो है कि वो काम को कर सकते हैं, या ध्यानपूर्वक अवलोकन से किस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं, या ध्यानपूर्वक देख के अवलोकन करके समझ के जो किस प्रकार की अपनी समस्याओं को जो है समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें जो पियाजे ने यहाँ पर वर्णित किया है, लेकिन शिक्षण के बारे में जो है कि उसमें जो है कि सिद्धांत के बारे में वो नहीं जाता है। पियाजे के सिद्धांत को निमित्त है। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में आपको कई प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे। यदि आप एक शिक्षक है और जाकर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से आपको जो है कई प्रकार के जो है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र के होते हैं तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, अलग अलग की मानसिकता भी होती है, अलग अलग बौद्धिक विस्तार भी होती है। और एक विद्यार्थी स्वयं में भी अपने संज्ञानात्मक विकास और विषय के ज्ञान में काफ़ी अलग होती है। एक शिक्षक के रूप में यह जानना आवश्यक है कि ऐसा उनके चिंतन योग्यताओं की कमी के कारण है या फिर उसे सामान्य तथ्य ही नहीं पाता। इसके लिए शिक्षक के छात्रों को तब तक ध्यान देना चाहिए कि वह किस प्रकार के समस्या से सम्मानित करने का प्रयास कर रहा है। मतलब किस प्रकार की समस्या उसके बारे में वो जानना जो है एक शिक्षक को बहुत जरूरी है कि बच्चा किस समस्या के कारण से इतना कमजोर हो पा रहा है या इतना कमजोर हो गया है। इन बातों को शिक्षक को ध्यान से जो है केंद्रित करके सोचना चाहिए, निकालना चाहिए और सारी बातों को जानना चाहिए। वह किसी एक पहलू पर ध्यान दे रहे हैं या फिर पूरी समस्याओं पर, या किस प्रकार के तार्किक का प्रयोग कर रहे हैं, या वास्तव में समस्या का समाधान का प्रयास कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं इत्यादि। इसके साथ ही पियाजे के सिद्धांत की मुख्य अनुशंसा बौद्धिक असंतुलन के बारे में संबंधित है। बौद्धिक असंतुलन मतलब उस बौद्धिक के जो बौद्धिक स्तर है उसके असंतुलन के बारे में भी पियाजे ने अपना विचार रखा है, जो उनकी मानसिक स्तर के अनुसार नए विषयों को उसके समझ आकार बौद्धिक असंतुलन लाना चाहिए, जिससे वे संतुलन स्थापित करने हेतु परिवर्तन करेंगे। पियाजे की यह भी अनुशंसा है कि विद्यार्थी स्वयं अपनी समझ का निर्माण करें। सीखना रचनात्मक प्रक्रिया, इसमें केवल भौतिक रूप से हेर फेर करके ही ना सिखाया जाए बल्कि मानसिक हेर फेर भी किया जाए। इसके लिए योजनाओं और प्रयोग का सहारा लिया जा सकता है। मतलब परियोजना का जो है कि सहारा लेकर ये सारे काम जो है किया जा सकता है। ये पियाजे के सिद्धांत के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया। आगे और बढ़ते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी अपने शिक्षक और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से भी किसी समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करें, क्योंकि इसके द्वारा उनके विचारों को चुनौती दी जा सकती है। मतलब क्या है कि विचार विमर्श होता है तो नया ज्ञान का भी जन्म होता है, नया बातों का भी जन्म होता है, और जो है कहीं पर वो जो है अपनी बातों को बढ़िया से रख भी सकता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी शिक्षक कक्षा में विद्यार्थी में भी समस्या के संबंध में विचार विमर्श करें। मतलब कोई भी समस्या तो संबंध में विचार विमर्श करें और शिक्षक के साथ करें। इसके साथ ही उनके विचारों को चुनौती दी जा सकती है, विचारों का मूल्यांकन हो सकता है, मतलब सही किया जा सकता है, और इस प्रकार का दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। खेल का उपयोग बच्चों को सीखने में बहुत उपयोगी है। मतलब जो खेल है उसके माध्यम से बच्चों को सीखने में जो बहुत ज़्यादा उपयोगी, खेल के माध्यम से जो भी हम सीखते हैं उसमें अनुकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी हम लोग सीखते हैं उसमें अनुकरण करने की जो क्षमता हम लोग में होती है, बचपन से हम लोग जो अनुकरण विधि ही सीखते हैं। हम लोग बोलना भी सीखते हैं तो अनुकरण विधि के कारण से ही सीखते हैं। तो सारी चीज़ में तो इसका जो एक बहुत बड़ा रोल जो है ना खेल के विधि से, या जो हम जो सीखते हैं उसमें अनुकरण का जो विधि है वो बहुत बड़ा जो रोल अदा करता है। और मस्तिष्क के विकास में भी खेल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में खेल हर एक आयु के अनुकरण की ओर प्रेरित करता है। इस हेतु हर एक आयु में उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार खेल का प्रकृति होनी चाहिए। मतलब उसकी मानसिकता को देखते हुए खेल का जो है कि प्रयोग करना चाहिए कि किस खेल को जो खिलाने से जो उसका मानसिक विकास होगा, किस खेल को कराने से जो है कि बच्चा आगे की ओर जो और अच्छा सोचेगा और जो उसकी विकास होगा। अब देखते हैं, बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। मतलब जो भी निर्देश दिया जाना चाहिए वो पूर्ण रूपेण स्पष्ट होना चाहिए, सारा चीज़ जो है क्लियर होना चाहिए, ऐसा कि अस्पष्ट जो है कि नहीं होना चाहिए। तो ये बात को भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जिससे वह समझ सके कि उसमें
क्या उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब ये समझ पाएगा कि कौन सी अपेक्षा जो है कि है, और तब तक उसी प्रकार के कार्य पर निष्पादन करना चाहिए, और जो है उसके कार्यों का जो है उस प्रकार के कार्यों का निष्पादन मतलब रेगुलर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों का शिक्षण उसकी आयु के अनुसार होनी चाहिए, मतलब जो विद्यार्थी को शिक्षा दिया जाना चाहिए वो उनकी आयु के अनुसार देना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, खेल सीखने हेतु किस प्रकार उपयोगी, खेल सीखने हेतु किस प्रकार, मतलब खेल के माध्यम से हम लोग पढ़ना लिखना या बहुत सारी चीज़ को सीखते हैं, मानसिक बौद्धिक विकास क्या होता है, तो ये किस प्रकार से उपयोगी है, या आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर आप करिएगा। अब हम लोग आगे जाते हैं 3.7 पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं, मतलब जो सिद्धांत है उसके कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ जो है लक्ष्मण रेखाएं, उसको भी ध्यान देना है। तो अब जो है कि आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अपने सिद्धांत में पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक समूह या वर्ग जिससे वह रहता है वह नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब इनके जो है कि जो रहता है जिस समूह में रहता है उसका जो है नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब उसको अनदेखा किया जाता है। जबकि ये दोनों बालक में संज्ञानात्मक विकास के हर एक स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे एक समाज जो तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से समर्थ है, उस समाज में बच्चे वैज्ञानिक औपचारिक सक्रियताओं को उन बच्चों से बेहतर होंगे, मतलब जो बच्चा का जो समाज है, जो वातावरण है, उसके अनुसार से यदि कोई वैज्ञानिक स्तर वाले रहते हैं तो उसको जो है कि विज्ञान के तौर से ज़्यादा जो है कि पहले से ही जो है कि जान समझ की बातें होगा। और एक कमजोर वर्ग में रहता है जिसके क्षेत्र में सारे गरीब लोग रहते हैं तो गरीबी को अच्छा से जानता होगा। जो इसके विपरीत समाज में रहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के तुलनात्मक रूप पर ऐसा वातावरण नहीं मिलता है जिसमें उनका संज्ञानात्मक विकास उस स्तर तक इस दिशा में हो सके। यदि हम अपने देश के संदर्भ में ही देखें तो बालक के विकास पर उनके निवास क्षेत्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब जहाँ पर बच्चा रहता है उस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की तुलना में वैज्ञानिक चिंतन और तकनीकी के क्षेत्र में विकसित अधिक तेजी से होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन के 4 पृथक स्तरों का प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैसा पियाजे ने वर्णित किया है उन परिवर्तनों को बच्चे गुजरते हैं, मतलब वो सारे परिवर्तनों से बच्चे तो गुजरते हैं। स्तर मॉडल प्रतिमान के साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चों के द्वारा दिए जाने वाले चिंतन की सत्यता या संतगनता का अभाव है। यहाँ विचार की योग्य बात यह है कि हमें पियाजे द्वारा बात के समय में किए गए कार्य के ध्यानगत रखना चाहिए। यहाँ जहाँ पियाजे ने स्वयं ही संज्ञानात्मक विकास के चरणों में पर कम बल दिया है और संतुलन के द्वारा चिंतन में किस तरह परिवर्तन आता है उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसमें जो है कि ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं पियाजे सर जी। एक आलोचना पियाजे के सिद्धांत की यह है कि उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कम करके आंका है, मतलब जो उनका जो विकास स्तर है वो बहुत कम करके आंका गया है। ये जो है कि पियाजे का एक आलोचना किया जाता है। विशेषकर छोटे बच्चों को अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने छोटे बच्चों को जो समस्या दी वह बहुत ही कठिन थी और साथ ही निर्देश भी बहुत उलझनपूर्ण या अस्पष्ट था। उसके प्रतिक्रियात्मक जैसा उन्होंने समस्याओं को प्रदर्शित किया उसे बेहतर समझ सकते हैं। बाद में मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयोगों में से यह स्पष्ट भी होती है कि यदि कोई विषय उस बच्चे के विशेषताओं का क्षेत्र हो तो किसी भी वैक्स की तुलना में वह बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, मतलब जो वैक्स है उसके अनुसार उसके आधार उसके ऊपर या उससे भी बहुत ज़्यादा तेज जो है कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 8 और 9 देखते हैं। 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है। 8 और 9 में लिखा हुआ है तकनीकी और वैज्ञानिक चिंतन वाले क्षेत्र, मतलब ऐसे इलाके ऐसे क्षेत्र जहाँ बच्चा जो रहता है और वहाँ पर तकनीकी है वैज्ञानिक चिंतन है, इस क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों का विकास क्यों तीव्र गति से होता है, मतलब तीव्र गति से होने का जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है उसका विकास और जो है कि जो शहरी क्षेत्र का जो रहने वाला बच्चा जहाँ पर वैज्ञानिक लोग हैं, इंजीनियरिंग लोग हैं, जहाँ वैज्ञानिक चिंतन करने वाले तकनीकी चिंतन करने वाले लोग हैं, वहाँ का बच्चों का जो है कि विकास अधिक क्यों होता है इसके बारे में चर्चा करना है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को 2 सीमाएं बताइए। जो पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 2 सीमाएं बताएं, मतलब क्या जो है इनका जो आलोचनात्मक वर्णन करें। इसका मतलब ये भी हो सकता है आलोचनात्मक वर्णन करें। तो यहाँ पर जो 2 सिद्धांत के बारे में बात किया गया था कि बच्चों को जो है कि बहुत ही कम हक कर जो है कि देखा गया है वो, और एक जो है कि दूसरा जो था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को ख़त्म करने का समय आ गया, मतलब कि आप लोग सारांश के बारे में यहाँ पर जो है कि बातें करेंगे। तो सारांश देखते हैं, सारांश क्या है।
1950 के दशक में स्विस मनोवैज्ञानिक जो पियाजे ने एक मॉडल दिया जो संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को संबोधित है। जो पियाजे 1896-1880 के द्वारा दिए गए सिद्धांत को वर्तमान समय में सभी सबसे प्रभावशाली सिद्धांत के रूप में लिया जाता है। पियाजे के सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बालक एक वैज्ञानिक है। कम उम्र के बालक की वैज्ञानिक की खोज उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण सीमित होती है, मतलब संज्ञानात्मक क्षमताओं के कम होने के कारण से सीमित होती है। लेकिन जो बालक जो होता है वो वैज्ञानिक होता है, जो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें विकास की अभी तक के विकास तक होना होता है, परंतु हर एक अवस्था में बच्चे के सक्रिय रूप से इस संसार के खोजने का प्रयास करता है। ये जो पहला लाइन हम लोग जो पढ़े थे वही सारा लाइन यहाँ पर दिख रहा है। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर क्रमिक सिद्धांत है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो बढ़ना है। ये भी जो कि हम लोग शुरुआत में पढ़े थे क्रमबद्ध तरीके से सिद्धांत है जो क्रमबद्ध स्तरों पर स्वयं गुणात्मक परिवर्तनों का स्पष्ट करता है। यद्यपि बालक निपुणता का विकास प्रत्येक स्तर पर उसके पिछले स्तर के आधार पर चित्रित किया जाता है, मतलब उसके जो पिछले जो किया हुआ कार्य है उसको देखते हुए, उसको बैकग्राउंड देखते हुए चित्रित, मतलब वो जो है कि रूपरेखा जो है खींचा जाता है। अर्थात जिस तरह का विकास पिछले स्तर पर हुआ है नए स्तर का विकास उसी आधारशिला पर होता है। अर्थात पिछले स्तर का विकास नई निपुणता के लिए एक आधारशिला बनता है, मतलब नया जो है उसको मतलब कि आधारशिला के रूप में जो करता है। जैसे घर बनता है तो घर में जो है कि पहले बुनियादी होता है, बुनियादी के बाद घर बनता है, तो बुनियादी कितना मजबूत है ये जो है कि बैकग्राउंड बताता है। और बालक पिछले स्तर को प्रोसेस को प्रमाणित करता है। पियाजे का सिद्धांत विस्तृत रूप से क्षेत्र का प्रदान भी है जो इस बात का काफ़ी मैंने यहाँ काफ़ी मतलब भविष्यवाणी करता है वे कि बच्चे जो एक क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास दिखाते हैं उन्हें तुलनात्मक रूप से दूसरे क्षेत्रों में भी संज्ञानात्मक विकास का प्रकट करना चाहिए। जहाँ तक इस सिद्धांत की बात है तो यह सिद्धांत कुछ संदर्भों में अपूर्ण है और कुछ संदर्भों में इसे अपूर्ण ही दर्शाया गया है। अपनी कमियों के बावजूद यह सबसे पूर्ण सिद्धांत है, मतलब इतनी कमी होने के बावजूद या कमियों के बावजूद जो है कि वो जो एक पूर्ण सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों में रचनात्मक से संबंधित है, जिससे आज प्रत्येक कक्षा में लेने का प्रयास किया जाता है और इसका जो है कि प्रत्येक कक्षा में लेने का, इस प्रकार से कार्य करने का इस तरह से जो है कि किया जाता है। अब हम लोग जो है शब्दावली में आते हैं। शब्दावली में जो है कि क्या क्या शब्दावली है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो शब्दावली में जो है अनुकूलन मतलब क्या, बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली या परस्पर क्रिया है। क्रिया के द्वारा प्राप्त समतुल्य को पियाजे ने अनुकूलन का नाम दिया। पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या, वातावरण और जो है बालक के बीच में जो है बालक और वातावरण के बीच आपस में संबंध है और उसको जो अनुकूलन का नाम दिया। समतुल्य को जो है कि अनुकूलन का नाम दिया। उसके दिया आत्मसत्ताकरण तब होता है जब लोग अपनी मौजूदा बौद्धिक संरचना का प्रयोग संसार बाह्य जगत को समझने के लिए करते हैं। आत्मसत्ताकरण में से किसी नई चीज को समझने का प्रयास पूर्व धारित ज्ञान पर किया जाता है, जिसमें नई सूचनाओं का मौजूदा बौद्धिक संरचना पर जोड़ने का प्रयास करता है। समंजन तब प्रारंभ होता है जब व्यक्ति अपनी पूर्व निर्धारित मानसिक परिधि को नए वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए परिवर्तित करता है या नई सूचनाओं के साथ मौजूदा मानसिक परिस्थितियों का बदलाव या फिर नई पद्धतियों का निर्माण संबंधित है। समतुल्य उस क्रिया को कहते हैं जो संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है और आत्मसत्ताकरण और समंजन की प्रक्रिया को संतुलन का स्थापित करती है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर जो है कि 3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। एक नंबर है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत 1950 के दशक में दिया गया था। ये जो है कि आपको करना है। अनुकूलन की प्रक्रिया में दो मूल प्रतिक्रिया सम्मिलित रहती है। प्रश्न उत्तर मतलब कि आपका इसका आंसर भी दिया जा रहा है और आपका जो है कि प्रश्न भी किया जा रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1950 में दिया गया था। यहाँ पर बताया गया है अनुकूलन की प्रक्रिया में दो मूल प्रक्रिया सम्मिलित हैं, जिसमें है आत्मसत्ताकरण और दूसरा है सामाजन या सामांस्य। और तीसरा पॉइंट हम लोग जाते हैं, बच्चे जैसे बाह्य जगत के साथ पारंपरिक क्रियाएं करते हैं तब वे नई स्थितियों को अपनी पूर्वधारित रचना धारणाओं विचारों जो बाह्य जगत के विषय में होती है या बाह्य जगत उनके अनुसार जैसा होना चाहिए उसके समान नहीं पाते हैं। संज्ञानात्मक संरचना के असंतुलन को जाता है और या फिर बौद्धिक संरचना संतुलन लाने का प्रयास करता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति और बौद्धिक संतुलन को असंतुलित और पुनः संतुलित किया करता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो हम लोग 4 अवस्थाएं पढ़े भी हैं तो उसको यहाँ पर देख लीजिए। पहले है संवहनीय पेशीय अवस्था है, पहला जो है संवहनीय पेशीय अवस्था है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और तीसरा जो है पूर्व मूर्त सक्रियात्मक अथवा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर जो है कि संवहनीय पेशीय अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था अथवा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 4 हैं। जन्म से 2 वर्ष तक है ना, ये जो जन्म से 2 वर्ष तक क्या रहता है, शेष अवस्था में जो है कि आपका जो है कि रहता है संवहनीय पेशीय अवस्था।
उसके बाद हम लोग जो जीवांत के बालक मानता है कि हर एक गति किसी वस्तु में जीवन होता है। जीवोरूपांतित मतलब जीवन किसी में मानता है बच्चा जो भी गतिशील होता है, जो भी गतिशील वस्तु को देखता है तो बोलता है ये जिंदा है। जैसे गाड़ी, बस, ट्रैक्टर कुछ भी हो सकता है, होंडा कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, वो जो है उसको जीवित मानता है। जीवातिरोपातित बालक मानता है कि हर एक गति में चलने वाला वस्तु जो है क्या होता है, वो जो है कि निर्जीव वस्तु भी जो सजीव मान लेता है। जो हम सीखते हैं उसमें अनुकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है और मस्तिष्क के विकास में भी खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग सारे चीज़ लगभग जो है कि 98% हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग अनुकरण विधि से के माध्यम से ही सीखते हैं। ऐसे में खेल हर एक आयु और अनुकरण की ओर प्रेरित करता है। और खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक आयु का जो है कि बच्चा जो है कि खेल सकता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर और प्रकार बहुत सारे अनेक प्रकार के जो है गेम होते हैं, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, उसको जो है खेलना चाहिए और खेलना भी बहुत अच्छी तरह से खेलना चाहिए। संस्कृति और सामाजिक समूह के प्रभाव के कारण, क्योंकि उनके वातावरण में उन्हें वैज्ञानिक चिंतन और तकनीकी सुविधाएं हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की तुलना में वैज्ञानिक चिंतन और तकनीकी के क्षेत्र में विकास अधिक तेजी से होती है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 9 करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है संस्कृति के प्रभाव का नज़रअंदाज करना और बच्चों के द्वारा किए जाने वाले चिंतन का सत्यता या सत्यगनता का अभाव पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की सीमाएं हैं। ये जो है सीमाएं जो है कि यहाँ माने जाते हैं। अब संदर्भ सूची मतलब हम लोग जहाँ से लिए हैं तो यहाँ पर जो है कि ये कहाँ से जो लिया गया है, दिल्ली, टाटा, मैकग्रा हिल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, पटना, भारतीय वन पब्लिकेशन, ये सारे चीज़ से यहाँ से लिया गया। अब हम लोग जो है कि निबंध जो है निबंधात्मक प्रश्न जो है उसको देखते हैं। पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत के स्तरों को व्याख्या करें। एक अध्यापक के रूप में पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को आप कक्षा में किस प्रकार से प्रयोग में ला पाएंगे। मतलब जो है कि किस प्रकार से हम लोग जो है कि संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत को जो हम लोग कक्षा में प्रयोग ला सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत की क्या वो यहाँ पर होता है पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करना है, मतलब व्याख्या करना है उसके आलोचनात्मकता के साथ। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है कि समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है अगला चैप्टर हम लोग इकाई 4 पढ़ेंगे, बुर्नर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम लोग बुर्नर के बारे में हम लोग जो है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जो है कि मैंने कहा था कि 2 घंटा, लेकिन बहुत जल्दी हो गया है ना, 1 घंटा में ये चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों को मैंने पढ़ाया, समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे विषयों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत